आंट हिल्स थे। उसी बड़े बड़े आंट हिल्स में जायंटिक आंट्स रहते थे। उसी बड़े बड़े आंट हिल्स में अभी गोल्डन आंट पहुंच चुका था और जायंटिक आंट्स को अपने मास्टर के सामने सबमिट करने को बोल रहा था। जो आंट्स उसकी बात नहीं सुन रहे थे उनको फोर्सफुली सबमिट भी करवा रहा था। रेड आंट तादाद में बहुत ज्यादा थे पर पावर में बहुत वीक भी थे। उनको लीड कर रही थी एक क्वीन आंट, जो रेड आंट की क्वीन होने के बावजूद भी ब्लू कलर की दिख रही थी। वो आंट से ज्यादा स्पाइडर लग रही थी। अगर इन सबको जियो की आर्मी में शामिल करना है तो उनको स्ट्रॉन्गर बनाना था और इन सब का जिम्मा अब गोल्डन आंट पे आ चुका था। उसी तरह गोल्डन मंकी भी रिक्रूटमेंट करने के लिए गया था। गोल्डन मंकी के रिक्रूटमेंट्स बबून्स थे, नॉर्मल बबून्स नहीं, जायंटिक बबून्स थे। वहीं वॉरहॉग भी रिक्रूटमेंट करने के लिए गया था और जायंट फ्लेम बोर से लड़के बोर के एक झुंड को जियो की आर्मी में शामिल करने के लिए लेके आ रहा था। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर सैलामेंडर्स को लेके आ रहा था और विंड मैंटिस तो अपनी माँ के पास पहुंच गया था। मैंटिस के नेस्ट पे पहुंच गया था। मैंटिस का झुंड भी जियो की आर्मी के लिए एक बेहतरीन एडिशन था जो फ्यूचर में जियो का बहुत काम में आने वाला था। सीन शिफ्ट होता है कैनियन में, जहाँ जियो का रूट फॉग के साथ मिलकर पूरे कैनियन में फैल चुका था। कैनियन में लाइफ एसेंस का तालाब भी बन चुका था जिसकी वजह से बीच को कंट्रोल करने का टेंशन ही जियो के लिए खत्म हो गया था। उसी बीच जियो के टहनियों में एक एलिमेंटल फूल भी उग गया था। क्योंकि एलिमेंटल फूल थर्ड स्टेज का था तो वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए जियो उसे डिमोनिक काउ को देना चाहता था। पर डिमोनिक काउ के एब्सेंस में जियो उस एलिमेंटल फूल को किंग जाओ को दे देता है। उस एलिमेंटल फूल को खाने को, उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने को जियो किंग जाओ को बोलने लगता है। चाहे किंग जाओ इंसान था पर बीस्ट के लिए, जियो के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी प्रजाति इंसानों से भी जियो के लिए लड़ बैठा था और इसी कारण से जियो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था। क्योंकि फूल अर्थ एलिमेंट का था तो किंग जाओ के फूल खाते ही वो ग्लो होने लगा था। किंग जाओ का नॉर्मल टैलेंट एलिमेंटल फूल से मर्ज होने लगा था और देखते ही देखते किंग जाओ ट्रांसेंडेंटल स्टेज में पहुंच गया था। किंग जाओ के अंदर अब अर्थ एलिमेंट जग चुका था। वो इतना पावरफुल बन गया था कि बड़ी बड़ी पहाड़ों को आसानी से तोड़ सकता था, वहाँ नदियां बना सकता था, अर्थ को मोल्ड करके वेपन बना सकता था और फिजिकल अटैक से इम्यूनिटी पा चुका था। किंग जाओ अपना न्यू पावर पाके बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये पावर अगर वैम्पायर से लड़ते वक्त उसे मिला होता तो वो शायद ऐसे वहाँ हारा नहीं होता, अपने कंपेनियंस को वो बचा पाया होता। किंग जाओ जियो के सामने झुक जाता है और हमेशा मैं गॉड ट्री को फॉलो करूंगा बोल के स्वेयर करने लगता है। अब बारी जियो का था, उसे भी स्ट्रॉन्गर बनना था। क्योंकि जियो के पास 12,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स थे तो जियो 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने एलिमेंटल कंट्रोल को अपग्रेड करने लगता है, उसे लेवल 3 में लेके जाता है। जैसे ही जियो अपने एलिमेंटल कंट्रोल को अपग्रेड करता है पूरे एरिया में, पूरे कैनियन में भूकंप आने लगता है। जियो के रूट्स टेंटिकल्स जैसे हवा में लहराने लगते हैं और आखिरकार जियो को फ्री मूवमेंट दे देते हैं। जियो अब फ्री हो चुका था, एक जगह से दूसरी जगह वो फ्रीली अब मूव कर सकता था। क्योंकि जियो अब फ्री मूवमेंट पा चुका था तो क्यानकिन जियो को कांग्रेचुलेट करने लगती है। जियो के ब्रांचेस में बैठ के उससे बातें करने लगती है। क्यानकिन अपने मास्टर को देख बहुत खुश थी और खुशी के साथ वो बहुत टेंस भी थी। तब जियो क्यानकिन को समझाने लगती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 3 दिनों में ही स्पिरिचुअल टाइड आने वाला है और इस बीच ह्यूमंस उन पे हमला नहीं करेंगे, वो लोग इंसानों पे हमला करेंगे। जो गलती उनसे हो गया है उसको वो सुधारेंगे, फेडरेशन का नाम और निशान ही मिटा देंगे। 3 दिनों में ही बैटल का प्रिपरेशन होने वाला था। जैसा सारे बीस्ट को कमांड दिया गया था वैसे ही सारे बीस्ट कर दिए थे। पूरे मिस्टी माउंटेन्स में से यूनिट्स को वो लाने लगे थे। व्हाइट टाइगर वहाँ अपनी कॉनकॉर्ड सैलामेंडर्स के साथ पहुंच चुका था। गोल्डन मंकी अपने मंकी आर्मी, मंकी किंग और बबून्स के साथ वहाँ पहुंचने लगा था। विंड मैंटिस भी अपने मदर क्वीन मैंटिस को कन्विंस कर लिया था और मैंटिस आर्मी के साथ वहाँ पहुंचने लगा था। गोल्डन आंट भी वहाँ आ रहा था और अपने साथ रेड आंट की पूरी फौज को वो लेके आ रहा था। उनके साथ साथ क्वीन आंट भी वहाँ आ रही थी और अपने एनोर्मस साइज से चारों तरफ फियर क्रिएट कर रही थी। वहाँ कई लिजर्ड्स, कई स्नेक्स, कई एम्फीबियंस और कई सारे इंसेक्ट्स आ चुके थे। पर उतने यूनिट्स में भी जियो खुश नहीं था, उसे और यूनिट्स चाहिए था, कॉम्पेनियंस चाहिए था और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेनियंस को ढूंढने के लिए जियो क्यानकिन को मिस्टी माउंटेन के कोने कोने में छानबीन करने के लिए भेज दिया था। क्यानकिन अभी अभी रेजरेक्ट हुई थी, रिवाइव हुई थी। रैंक 6 में वो बहुत देर से थी, इसीलिए जियो से लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदी पिला देता है और देखते ही देखते क्यानकिन को वो थर्ड ट्रांसेंडेंट स्टेज में पहुंचा देता है। क्योंकि क्यानकिन जियो की तरह प्लांट एट्रीब्यूट्स को कैरी करती थी इसलिए वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व हो पाई थी, ब्रेक थ्रो हो पाई थी। अब तो क्यानकिन लेवल 3 की वाइटलिटी स्पीड स्किल भी पा चुकी थी जिससे वो कहीं पे भी 5 सेकंड में फॉरेस्ट क्रिएट कर सकती थी।
इवोल्व होकर क्यान किन अपने मास्टर की कमांड को फॉलो करने लगती है और मिस्टी माउंटेन में क्रिएचर्स के हंट में चली जाती है। यूनिट्स ढूंढने में एंशिएंट टेम्पोरो एलिगेटर भी लगा हुआ था और उसके साथ साथ व्हाइट क्रेन भी था। जहाँ एंशिएंट टेम्पोरो एलिगेटर लार्ज लैंड ड्वेलिंग क्रिएचर्स को डिफीट कर रहा था, वहीं व्हाइट क्रेन फ्लाइंग क्रिएचर्स को रिक्रूट कर रहा था, उनको जियो के आर्मी में ज्वाइन करने को बाउंड कर रहा था। क्यान किन, जिसका कोड नेम थॉर्न था, मिस्टी माउंटेन में जाते ही कई सारे क्रिएचर्स को डिफीट कर दी थी और उन सबको विंड वुल्फ्स के साथ जियो के पास लेके आ रही थी। एक एक करके कई सारे क्रिएचर्स आ रहे थे और लाइफ ऑफ एसेंस के तालाब में डुबकी लगा के इवॉल्व हो रहे थे। तभी जियो को एक प्रेजेंस की आहट आती है। वो प्रेजेंस नॉर्मल बीस्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल था और जियो की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। वो प्रेजेंस था एक पांडा का, जो किंग जाओ के साथ जियो के पास आ रहा था। वो पांडा कोई नॉर्मल पांडा नहीं था, वो ह्यूमंस के जू से चिड़ियाघर से भाग के आया था। क्योंकि वो बहुत सालों से ह्यूमंस के साथ रह रहा था तो ह्यूमंस का लैंग्वेज वो अच्छी तरह से जानता था। हजारों ह्यूमंस उसे पकड़ने के लिए भागे थे, पर सबसे बच के वो मिस्टी माउंटेन में भाग आया था। वो पांडा जियो द गॉड ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसी से मिलने के लिए ही वो कैनियन में आ रहा था। पांडा किंग जाओ से बातचीत कर ही रहा था कि वो जियो से मिलता है, मतलब जियो के रूट से मिलता है और अपनी चटपटी बातों से जियो को इम्प्रेस भी कर देता है। जियो पांडा से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो अपने रूट्स में पांडा को फ्री राइड देना चाहता था, पर पांडा पोलाइटली मना कर देता है और लुढ़क लुढ़क के जियो के पास जाने लगता है और इस प्रोसेस में वो अपने आप को घायल भी कर देता है। आखिरकार पांडा जियो के रूट पे सवारी कर ही लेता है और जियो द गॉड ट्री के पास जाने लगता है। एक भयानक बैटल जल्द ही आने वाला था और इस बार पल्ला इंसानों का नहीं जियो का होने वाला था, क्योंकि जियो का एक बहुत बड़ा आर्मी गैदर जो होने लगा था। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन की कैनियन से, जहाँ जियो के रूट्स पे सवार होकर पांडा आ रहा था और वो खाली हाथ नहीं आ रहा था, वो जियो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आ रहा था। जितना सोचा था कैनियन उससे कहीं ज्यादा सुंदर था और उसी सुंदर कैनियन के बीचों बीच जियो द गॉड ट्री खड़ा था। जियो तो अब जजेंटिक बन चुका था और जायंट और पावरफुल बनने के प्रोसीजर में ये तो बस जियो के लिए स्टेप भर ही था। फ्यूचर में जियो और ज्यादा बड़ा बनने वाला था, ट्री ऑफ लाइफ से लेके ट्री ऑफ इटर्निटी बनने वाला था। पांडा जब जियो से बात करने के लिए उसके पास जाता है तो वो दिखता भी नहीं है। जब जियो और पांडा को कंपेयर किया जाए तो एक सूरज था और दूसरा उसके सामने तिनका भर ही था। पर जियो पांडा से मिलकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि पांडा अपने साथ कुछ फायर स्पिरिट स्टोन्स लाया था। पांडा के मुताबिक उसका गुफा फायर स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था और वो सब कुछ जियो को देने के लिए रेडी भी था, बस बदले में वो कैनियन में रहना चाहता था। जियो के लिए डील तो बहुत अच्छा था, क्योंकि पांडा सबसे पहला ट्रांसेंडेंट लेवल का बीस्ट था जो खुद चल के वहाँ आया था और जियो को पांडा के रूप में एक लॉटरी लग गया था, क्योंकि पांडा जियो की आर्मी में एक फाइन एडिशन था। पांडा इंसानों के बीच बहुत सालों से रह रहा था, उनके तौर तरीकों को पांडा अच्छी तरह से समझता भी था, इसलिए जियो पांडा का वेलकम वाइन से करता है। ये वही वाइन था जो गोल्डन मंकी को बबून्स को सबड्यू करते वक्त मिला था, जिसका अरोमा बहुत स्वीट था और जो अपने खुशबू से ही किंग जाओ और पांडा का दिल ले लिया था। जहाँ वाइन को देख किंग जाओ की लाल टपक रही थी, वहीं पांडा एक ही बार में सारे वाइन को गटक लेता है और जियो को और थोड़ा वाइन मांगने लगता है। पर ये वाइन तो लिमिटेड एडिशन में था, खुद गोल्डन मंकी के पास भी वाइन थोड़ा सा ही बचा था। उसी बीच जियो पांडा के स्टेटस को देखता है, उसके एबिलिटीज के बारे में चेक करने लगता है। वो पांडा एक आयरन ईटिंग पांडा था, मतलब वो जिस मेटल को खाता उसी मेटल की पावर को डेवलप कर सकता था। वो तो स्पिरिचुअल स्टोन की पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता था, उनके एट्रीब्यूट्स को अपना सकता था, क्योंकि वो बहुत टाइम से फायर स्पिरिट स्टोन्स के बीच पल बढ़ रहा था, फायर स्टोन्स को खा रहा था, इसीलिए वो ड्रैगन्स की तरह अपने मुंह से आग निकाल सकता था, फायर ब्रीथ कर सकता था। बस उतना ही नहीं, पांडा के पास तो आयरन डिफेंस भी था, वो किसी के भी अटैक को अपने डिफेंस से रेजिस्ट कर सकता था और अपने जायंट क्रशिंग पावर से वो किसी को चकनाचूर भी कर सकता था। क्योंकि पांडा अटैक और डिफेंस दोनों में बेहतरीन था, तो जियो उसे 9th फेरोशियस बीस्ट का एक मेंबर बना देता है और उसे 9th इन पोजीशन में रख के वाइन डिएटी का नाम दे देता है। वाइन डिएटी अब ऑफिशियली जियो की आर्मी में शामिल हो चुका था, जो आने वाली ह्यूमंस और बीस्ट की लड़ाई में तहलका मचाने वाला था। सीन शिफ्ट होता है फेडरल सुप्रीम काउंसिल पे, जहाँ पे फिर से मीटिंग चल रहा था, क्योंकि 2 दिनों में स्पिरिचुअल टाइड आने वाला जो था, इस बार इंसानों के लिए ये इजी नहीं होने वाला था। मिस्टी माउंटेन की पिछली लड़ाई में ह्यूमंस अपने कई सारे सोल्जर्स को खो दिए थे, किसी अनजान तरीके से उनके कुछ सैटेलाइट भी तबाह हो गए थे। मीटिंग में सब लोग समझ चुके थे कि इस बार का टाइड गेम चेंजर होने वाला था, एज ऑफ डार्कनेस जल्द ही आने वाला था। पर जैसे दिख रहे थे इंसान उतने कमजोर नहीं थे, स्पिरिचुअल टाइड के लिए भी वो कुछ प्लान करके रखे थे। मीटिंग रूम में प्रेसिडेंट के साथ साथ कई सारे ऑफिसर्स थे, कुछ रिसर्चर्स और जनरल लाओजाओ भी मौजूद थे। उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि स्पिरिचुअल टाइड
सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही नहीं, इंसानों के रेसिडेंस एरिया में भी आने वाला था। पूरे प्लानेट को अपने एनर्जी से कवर करने वाला था और इन सब के लिए इंसानों का प्रिपेयर होना बेहद जरूरी था। फेडरेशन का प्रेसिडेंट तो आने वाले स्पिरिचुअल टाइड के बारे में अलर्ट जारी करने के लिए कमांड दे देता है। आने वाले स्पिरिचुअल टाइड में सबको की एनर्जी और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए भी ऑर्डर दे देता है। यहाँ तक कि सदियों पुराने जो मार्शल आर्टिस्ट थे, उनके कुंफू और कराटे के टेक्निक्स थे, उन सबको ह्यूमैनिटी को हेल्प करने का ऑर्डर दे देता है। उनकी बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि इंसानों के ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि आने वाले स्पिरिचुअल टाइड से बेहद खुश थे। स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर सकते थे, स्ट्रॉन्गर बन सकते थे और शायद आने वाले सेकेंड वॉर में इम्पोर्टेंट पार्ट निभाने वाले थे। जिस चीज का बेसब्री से सबको इंतजार था, उस चीज के आने का टाइम आ ही जाता है। मिस्टी माउंटेन के ऊपर एनर्जी पार्टिकल्स फ्लोट करने लगते हैं और जियो सारे बीस्ट को अपने आसपास गैदर करने लगता है। रात को ही स्पिरिचुअल टाइड आने वाला था और आने वाले स्पिरिचुअल टाइड के लिए जियो अपने सारे बीस्ट को तैयार कर रहा था। जो स्पिरिचुअल मिसाइल ह्यूमंस ने जियो पे लॉन्च किया था, उसकी एनर्जी को अब भी जियो दबा के रखा था और स्पिरिचुअल टाइड के आने के साथ साथ धीरे धीरे उस एनर्जी को जियो अनलीश करने लगा था। बहुत सारे बीस्ट इवॉल्व होने वाले थे और बहुत सारे बीस्ट स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को ना हैंडल कर पाके एक्सप्लोर होके मरने वाले भी थे। इसलिए जियो एक वार्निंग जारी कर देता है। जो बीस्ट एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनको वहाँ से जाने का कमांड भी वो दे देता है। पर सारे बीस्ट तो बहुत एनकरेज थे, एनरेज्ड थे। वो सब जियो की वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और वहीं रुक के जियो के छाव तले इवॉल्व होने को रेडी हो जाते हैं। देखते ही देखते स्पिरिचुअल टाइड आ जाता है और उसी स्पिरिचुअल टाइड को कंडक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जियो अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट देता है और धीरे धीरे स्पिरिचुअल टाइड की एनर्जी को अपने कंपेनियंस में बांटने लगता है, उनको इवॉल्व करने लगता है। कैनियन में जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था और उसी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक एक करके सारे बीस्ट एब्जॉर्ब कर रहे थे। कुछ तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर पाके वहाँ से भाग रहे थे और कुछ तो एक्सप्लोर भी हो रहे थे। उन्हीं सारे बीस्ट के बीच हनीपॉट बैजर और व्हाइट टाइगर सबसे पहले इवॉल्व हो गए, ट्रांसेंड लेवल 1 में पहुंच गए। जहां व्हाइट टाइगर का पंख निकल आया था, डिमोनिक लग रहा था, वहीं हनीपॉट बैजर का स्पीड बढ़ गया था, वो थोड़ा बड़ा लगने लगा था। सिर्फ व्हाइट टाइगर और हनीपॉट बैजर ही नहीं, व्हाइट क्रेन और पेरिग्रिन फॉल्कन्स भी इवॉल्व हो रहे थे, अपने अपने न्यू एबिलिटीज पा रहे थे। उसी बीच मिस्टी माउंटेन्स के कई सारे बीस्ट जियो की ओर बढ़ रहे थे, जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने के लिए आ रहे थे। ये सीन हूबहू वैसा ही था जब जियो पहली बार इवॉल्व हुआ था, जहां जियो को मारने के लिए कई सारे बीस्ट आ गए थे और कुछ जियो के हाथों मर के कुछ जियो की रिसेंट फैमिली बन गए थे। इस बार भी इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करने का सुनहरा मौका आ गया था और सारे बीस्ट को मार के जियो इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर भी किया था। जियो का स्पिरिचुअल एनर्जी अब 8 लाख हो गया था और ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को वो इंसानों से कैसे छिपा सकता था। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन ये बात पहले नोटिस करती है कि मिस्टी माउंटेन में एनर्जी जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन इंफॉर्मेशन पाते ही अलर्ट हो जाती है। ह्यूमंस के लिए वो जोन डेंजरस जोन था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उस एरिया में एक डिमोनिक ट्री जो रहता था। इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अपने सर्वेलेंस टीम को उस एरिया को चेक करने को बोलती है, पर अचानक से ही मिस्टीरियस तरीके से उनके सैटेलाइट ही तबाह हो जाते हैं और उनका इंफॉर्मेशन आधा अधूरा ही रह जाता है। पर साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन एक बात तो समझ चुकी थी कि डिमोनिक ट्री और ज्यादा पावरफुल होके उभर चुकी थी। दूसरी तरफ कैनियन में जियो बहुत खुश था क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड की वजह से बहुत सारे ट्रांसेंडेंटल बीस्ट उभर के आ रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। इवॉल्व होते हुए बीस्ट को जियो अपने डोम जैसे, मशरूम जैसे पेड़ों में रखा था और उनको सफिशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी फीड कर रहा था। एक तरीके से वो उनको मदद कर रहा था। उसी इवॉल्विंग बीस्ट में कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी थे जिन पे जियो का ध्यान आ गया था, जो प्रेजेंट की दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे और स्पिरिचुअल टाइड की वजह से फिर से उभर के आ रहे थे। उनमें से एक था एंशिएंट बेहेमोथ, वूली मैमोथ, जो कि आइस एज की सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियो ह्यूमंगस बन चुका था, जजेंटिक बन चुका था। उसके ऊपर अरोरा बीम्स बिखर रहे थे। स्पिरिचुअल एनर्जी जियो के तन बदन में मिल चुके थे। पूरे मिस्टी माउंटेन में अब जियो ही सबसे बड़ा क्रिएचर बन चुका था, फ्लोरा और फियोना का बादशाह बन चुका था। जियो अब इतना बड़ा बन चुका था कि उसे 200-300 किलोमीटर की चीजें भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसे शहर दिखाई दे रहे थे, ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े ह्यूमंगस साइज की वजह से जियो भी अब इंसानों से छिप नहीं पा रहा था। दूसरे सैटेलाइट्स जियो को अब ट्रैक कर चुके थे। जियो की विशालकाय पिक्चर को सैटेलाइट्स ह्यूमन सेटलमेंट में भेज चुकी थी। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अब समझ चुकी थी कि डिमोनिक ट्री एक्सप्लोजन से बच गया है। उसी ने ही पूरे आर्मी का मैसेकर किया है, उनको खत्म कर दिया है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन ये भी समझ गई थी कि डिमोनिक ट्री स्पिरिचुअल मिसाइल को अब्सॉर्ब कर लिया है। एक्सप्लोजन से मरने की जगह वो स्ट्रॉन्गर बन गया है और स्पिरिचुअल टाइड के आने की वजह से तो इवॉल्व भी हो गया है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की
कैप्टन तुरंत एक मीटिंग बिठाती है और मीटिंग में डिमोनिक ट्री के सैटेलाइट इमेज को सबके सामने पेश कर देती है। वो सबको बताने लगती है कि डिमोनिक ट्री ही वो क्रिएचर है जो मिस्ट्री माउंटेन के ऊपर के सैटेलाइट को तबाह किया है, अपने सारे मरे हुए बीस्ट को रिवाइव कर दिया है। सैटेलाइट के डाटा के हिसाब से डिमोनिक ट्री के स्पिरिचुअल पावर वैल्यू को वो सबके सामने रख देती है और सबको शॉक में डाल देती है। सैटेलाइट डाटा के हिसाब से जियो का स्पिरिचुअल पावर वैल्यू 1.8 मिलियन था, जो वाकई बहुत ज्यादा था और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए डेंजर का अलार्म था। उसी मीटिंग में जनरल लाओजाओ भी था, जो जनरल ली के मरने का अफसोस जता रहा था और जनरल ली के साथ साथ वो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट के बारे में भी बातचीत कर रहा था। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि फेडरेशन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो एंशिएंट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे, जो मॉडर्न सोसाइटी से अलग रहते थे और मॉडर्न वर्ल्ड की किसी भी प्रॉब्लम में दखल नहीं देते थे। मिस्ट्री माउंटेन की डिमोनिक ट्री को देख, उसकी पावर लेवल को देख, मीटिंग में सब लोग घबराने लगे थे। यूं तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज नहीं करना चाहते थे, पर डिमोनिक ट्री का डेंजर अब बहुत बढ़ चुका था। न्यूक्लियर बॉम्ब के सिवा और कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था। डिमोनिक ट्री को खत्म करना बेहद जरूरी था और ये काम न्यूक्लियर बॉम्ब बखूबी कर सकता था। सिर्फ डिमोनिक ट्री को ही नहीं, पूरे मिस्ट्री माउंटेन को वो रूइंस में बदल के रख सकता था। जनरल ली और दूसरे बड़े ऑफिसर्स की परमिशन से न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जाता है और टारगेट मिस्ट्री माउंटेन को रख दिया जाता है। दूसरी ओर मिस्ट्री माउंटेन में जियो बहुत खुश था, क्योंकि उसके सारे बीस्ट एक के बाद एक इवॉल्व हो रहे थे। कुछ अनोखे बीस्ट भी उसे मिल गए थे। स्पिरिचुअल टाइड के चक्कर में खुद जियो भी बहुत इवॉल्व हुआ था और उसी इवोल्यूशन को चेक करने के लिए अपने स्टेटस विंडो को वो खोलता है। जियो के काफी सारे स्किल्स अपग्रेड हो चुके थे, उसके ब्रांचेस लेवल 3 में पहुंच चुके थे, रूट्स भी लेवल 3 में पहुंच के क्रिस्टलाइजेशन बोल के एडिशनल स्किल भी पा चुके थे। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा स्किल था जो जियो के रूट्स को डायमंड की तरह सख्त बना सकता था और बैटलफील्ड में वो काफी काम में आने वाला था। जियो के अर्थ एलिमेंट स्किल भी लेवल 3 में पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ विलो लीफ और थिक मिस्टी डिफ्यूजन भी लेवल 3 में पहुंच चुके थे। बस जियो का इल्यूजन स्किल ही लेवल 2 में अब तक था, जिसे जियो जल्दी से जल्दी 30,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके इवॉल्व भी कर दिया था। जियो मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि लेवल 3 की इल्यूजन स्किल से वो और भी ज्यादा बड़े और डेंजरस बीस्ट अब बना सकता था। अपने एनिमी के अंदर वो टेरर क्रिएट कर सकता था। जहाँ जियो सपने में खोया हुआ था, वहीं उसकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है। आने वाले डेंजर का अलार्म उसके दिमाग में बजने लगता है। जब जियो को होश आता है तो सच में कुछ मिसाइल्स उसके ओर ही आ रहे थे और ये कोई मामूली मिसाइल्स नहीं थे, न्यूक्लियर मिसाइल्स थे जो पूरे मिस्ट्री माउंटेन को तबाह करके रख सकते थे। जियो तुरंत एक्टिव हो जाता है और अपने सारे बीस्ट को अंडरग्राउंड केव में जाके छिपने का कमांड दे देता है। जियो पहले से अब कहीं ज्यादा पावरफुल था और ऐसे सिचुएशन के लिए वो अपने आप को पहले से ही रेडी करके रखा था। वो अपकमिंग मिसाइल्स पे विलो लीफ से हमला कर देता है और आसमान में ही न्यूक्लियर बॉम्ब का किस्सा खत्म कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के तबाह होने के बाद भी जियो का सिक्स सेंस चिल्ला चिल्ला के अलार्म दे रहा था, शायद डेंजर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही एक्सप्लोजन का धुआं हटता है, जियो अपने पीछे और एक मिसाइल को पाता है। ये मिसाइल दूसरे मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था, इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल था। ह्यूमंस का पहले से ही यही प्लान था, छोटे मोटे न्यूक्लियर मिसाइल से जियो को डिस्ट्रैक्ट करके ध्यान भटका के इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल से ही उसको हमला करना था और उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल जियो को लगता है मिस्ट्री माउंटेन में जोरदार एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा कि स्ट्रेटोस्फीयर को वो छू लिया था। आग की लपटें पूरे मिस्ट्री माउंटेन को कवर कर लिया था। कैनियन पूरी तरह से तबाह हो गया था। रिजल्ट देख ऑफिसर्स बहुत खुश हो रहे थे और खुशखबरी को प्राइम मिनिस्टर को देने जा रहे थे, पर तभी उनको स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख उनका कॉमन सेंस ही उड़ जाता है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रक्टिव मिसाइल पूरे के पूरे नेशन को तबाह कर सकता था, वो मिसाइल जियो द डिमोनिक ट्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। एम वक्त पे जियो के रूट्स पूरे के पूरे कैनियन को ढक लिए थे, खुद को और सारे के सारे बीस्ट को क्रिस्टलाइज रूट से बचा लिए थे। डायमंड जैसा हार्ड रूट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी सह लिया था और इंसानों के नेक्स्ट एक प्लान को फेल कर दिया था। इंसानों ने तो अब हद ही कर दी थी, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। जियो अब गुस्से में गर्जन देने लगा था। अपने सारे रूट्स को जियो ह्यूमन सेटलमेंट पे अनलीश कर दिया था। उसी दौरान वहाँ साउकिंग पहुंच जाती है और अपने मास्टर की खैरियत के बारे में वो पूछने लगती है, पर जियो तो अब बैटल डिक्लेयर कर चुका था। बीस्ट की सेना, जियो की सेना अब ह्यूमन सेटलमेंट की ओर मार्च करने लगते हैं। उधार चुकाने का टाइम आ चुका था और उधार के साथ साथ जियो तो अब इंटरेस्ट भी देने वाला था। दूसरी ओर ह्यूमन सेटलमेंट में भूकंप आने लगते हैं, जैसे कि कोई जायंटिक क्रिएचर धरती के अंदर से ही उनको हमला कर रहा हो, जैसे कि आने वाले डेंजर का वार्निंग साइन हो।
और अर्थक्वेक इंसानों का अकेला मुसीबत नहीं था। इंसानों के शहर पे तो कई सारे बीस्ट हमला कर रहे थे। स्पिरिचुअल टाइड से अफेक्ट होके वो इंसानों के शहर पे ही तबाही मचा रहे थे। जिजेंटिक बीस्ट शहर को घेरने लगे थे। वुल्फ्स और एलिफेंट प्रोटेक्टिव दीवार को ही हमला कर रहे थे और इतने सारे बीस्ट को दीवार पे ठहरे आर्मी भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। ईगल्स और वॉल्चर्स आसमान से हमला कर रहे थे और टोड जैसे क्रिएचर्स दीवार को तोड़ के अंदर घुसने लगे थे। तभी मिस्टर जिंग वहाँ आता है और टोड जैसे क्रिएचर्स को खत्म करके आर्मीज को राहत की सांस देता है। पर अचानक कुछ ऐसा होता है जो ह्यूमंस कभी सोचे भी नहीं थे। सारे के सारे अटैकिंग बीस्ट दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं, इंसानों के शहर से दूर चले जाते हैं। लग रहा था कोई बहुत बड़ा डेंजर ह्यूमन सिटी पे आने वाला है, जो सारे बीस्ट अपने सिक्स सेंस की वजह से पहले से ही महसूस कर लिए थे और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए दुम दबा के भाग गए थे। पर इंसान उस सिचुएशन को कुछ गलत ही समझ लिए थे। सारे बीस्ट को वहाँ से भागने को वो अपना विक्ट्री समझ लिए थे, पर जल्द ही उनका वहम दूर हो जाता है। शहर को धीरे सीन स्टार्ट होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन से, जहां जियो के ब्रांचेस शहर को पूरी तरह से घेर लिए थे। रूट्स और ब्रांचेस मिलके शहर के ऊपर एक बैरियर बना लिए थे, एक नया इकोसिस्टम बनाने लगे थे। जियो के संरक्षण में उसके सारे बीस्ट शहर में घूमने लगते हैं, हाहाकार मचाने लगते हैं, शहर में अपना दबदबा कायम करने लगते हैं। जियो के बीस्ट हर जगह घूम रहे थे और शहर के अजूबों से इम्प्रेस भी हो रहे थे। जहाँ किंगजाओ और दूसरे मंकी बीस्ट मॉल के खाने पीने से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे, हर चीज को मिस्टी माउंटेन में ले जाने की सोच रहे थे, वहीं क्यानकिन पहनावे पे फिदा हो गई थी। वो एक से बढ़ के एक कपड़ों का कलेक्शन देख के खुशी से झूमने लगी थी। दूसरी ओर साउकिंग और जियू सोच में पड़ गए थे। उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा उसके बारे में वो बातचीत करने लगे थे। क्योंकि मिस्टी माउंटेन फेडरेशन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था, इसीलिए उस रीजन को डिफेंड करना इजी था, पर फेडरेशन को हमला करना तो बहुत मुश्किल काम था। और क्योंकि वो करंटली किंगफेंग शहर में थे, तो किंगफेंग शहर के आसपास के एरिया को वो कब्जा करने वाले थे। किंगफेंग शहर के नॉर्दर्न डायरेक्शन के द ग्रेट रिवर बेसिन को और डेजर्ट को वो अपनी एरिया में शामिल करने वाले थे, अपनी एरिया को एक्सपैंड करने वाले थे और वहीं रुक के नेगोशिएशन का इंतजार करने वाले थे। साउकिंग और जियो की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि साउकिंग थोड़ी बहुत चिंतित थी। टेंशन के साथ साथ साउकिंग थोड़ी बहुत राहत भी महसूस कर रही थी। अपने मास्टर की न्यू पावर्स पे गुरूर कर रही थी, प्राउड फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि जैसे जैसे फॉग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जियो का पावर इंक्रीज होता जाएगा, और क्योंकि जियो पहले से ही कई सारे ह्यूमन सोल्जर्स को मार चुका था, तो ह्यूमन नेशन शायद इतनी जल्दी रिटेलिएट नहीं करने वाला था। इसीलिए साउकिंग को ह्यूमन नेशन से कोई डेंजर महसूस नहीं हो रहा था। साउकिंग मन ही मन सोच रही थी कि जियो और ज्यादा खून खराबा ना करे, एनिमीज को अटैक करने पे मजबूर ना करे। पर जियो साउकिंग को समझाने लगता है, वॉर की अहमियत के बारे में उसे बताने लगता है। इस वक्त उनको इवल बनना बेहद जरूरी है बोल के उसे एक्सप्लेन करने लगता है। जियो पूरे शहर को फ्लोरा और फियोना की एनर्जी से कवर कर लिया था, ज्यादा से ज्यादा इंसानों को मशरूम शेप प्रिजन में कैद कर दिया था। चारों तरफ खूंखार बीस्ट पहरा दे रहे थे, शहर के इकोसिस्टम को ही चेंज कर दिए थे। जियो का कंडीशन साफ तरीकों से सबके सामने वो पेश कर दिया था। वो बस इतना चाहता था कि जो क्रिमिनल मिस्टी माउंटेन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जिम्मेदार है वो सबके सामने आए, ह्यूमन नेशन को रिप्रेजेंट करे, और अगर ऐसा ना हो तो 100,000 ह्यूमंस का लाइफ खत्म हो सकता था। जियो उन पे कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। देखा जाए तो दोनों तरफ से लॉस ह्यूमंस का ही होने वाला था। अगर ह्यूमंस अपने रिप्रेजेंटेटिव को डीमोनिक ट्री के पास भेज दिए तो रिप्रेजेंटेटिव वही मर सकता था, और अगर ना भेजे तो लाखों लोग मर सकते थे, और लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार फेडरेशन होने वाला था। फेडरेशन तो कुएं और खाई के बीच फंस गया था, और फंसा भी बहुत बुरी तरीके से था। जहाँ एक तरफ जियो के कंडीशन फेडरेशन तक पहुंच चुके थे, इंसानों की सिविलाइजेशन में खबर आग की तरफ फैल रहे थे, वहीं फेडरेशन एक मीटिंग बिठा चुका था और अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचने लगा था। मीटिंग में जहां कोई डीमोनिक ट्री के स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत कर रहा था, तो दूसरा कोई डीमोनिक ट्री के इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत कर रहा था। वहाँ मौजूद सब लोग समझ चुके थे कि डीमोनिक ट्री इंसानों से भी ज्यादा समझदार है, विजडम में, इंटेलेक्चुअल में वो इंसानों से कहीं ज्यादा आगे है। डीमोनिक ट्री सारे इंसानों को मार नहीं दिया था, बल्कि उनको हॉस्टेज बना दिया था, और उनके बदले वो उस इंसान को पाना चाहता था जिसकी वजह से ये वॉर हुआ था। पर ह्यूमन यूं ही डीमोनिक ट्री की बातें मान के उसके कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में उस इंसान का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। सबकी बातें सुन जनरल लाओ जाओ सामने आता है और डीमोनिक ट्री के पास नेगोशिएशन करने के लिए जाने को रेडी हो जाता है। एक तरीके से जनरल लाओ जाओ अपना सेक्रीफाइस दे रहा था, क्योंकि डीमोनिक ट्री के पास जाके वापस जिंदा लौट आना सबको इम्पॉसिबल जैसे लग रहा था। दूसरी तरफ शकुरा शहर में आतंक फैल रहा था। जमीन के अंदर से द ग्रेट लायन निकल आया था और उसके साथ लड़ने के लिए
लिए द लेविएथन आ गया था। ये दोनों इतने बड़े बीस्ट थे कि उनके चलने भर से ही पूरा का पूरा शहर तबाह हो रहा था। वहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में फेनरिर द वुल्फ ऑफ ग्रासलैंड एंड प्लेट्यूस निकल आया था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था। और वो अकेला ऐसा बीस्ट नहीं था, उसके साथ साथ द ग्रेट जायंटिक राइनोसोरस भी निकल आया था जो केओस का जीता जागता रूप था। वहीं अंडरग्राउंड में किंग ऑफ रैट्स निकल आया था और अपनी रैट सेना के साथ बड़े बड़े शहरों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। हर एक जायंटिक बीस्ट बहुत पावरफुल थे और फ्यूचर में वो ज़ियू द विलो ट्री से टकराने वाले थे। उसी बीच ज़ियू डायनासोर और वुली मैमथ को अपने पास बुलाता है और उनको लाइफ ऑफ एसेंस पिला के इवॉल्व करता है। लाइफ ऑफ एसेंस से दोनों के दोनों प्री हिस्टोरिक बीस्ट इवॉल्व हो गए थे। जहां वुली मैमथ ग्लेशियर बोल के नाम पाया था, फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल का बीस्ट था जिसका डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इतना ज्यादा था कि कोई फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल का क्रिएचर उसे तोड़ नहीं सकता था और जो अपने रॉ स्ट्रेंथ से बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। वही डायनासोर को ज़ियू डायनो किंग बोल के नाम दिया था। डायनो किंग लेवल 9 का बीस्ट था। वो एक ऐसा प्री हिस्टोरिक बीस्ट बन गया था जिसकी चीख से ही दुश्मनों की रूह कांप सकते थे, जो अपनी तेजी से और स्टील जैसे टेल से मजबूत बोल्डर को चकनाचूर कर सकता था। जहां एक और ज़ियू के बीस्ट इवॉल्व हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर जनरल लाओ ज़ाओ अपनी थोड़ी बहुत सुपर ह्यूमन आर्मी के साथ ज़ियू की ओर बढ़ रहा था। ज़ियू से बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आशा से आ रहा था। जनरल लाओ ज़ाओ ज़ियू की स्ट्रेंथ को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था और अगर हो सके तो ज़ियू को बातों में उलझा के नेगोशिएशन करना चाहता था। जनरल लाओ ज़ाओ को खुद के स्किल पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वो एक सक्सेसफुल टेक्टेशियन था जो कई सारे नेशन को अपनी सुपीरियरिटी दिखा के अपने कदमों के नीचे झुकाने वालों में से था। सिर्फ जनरल लाओ ज़ाओ ही नहीं, उसके सुपर ह्यूमन सोल्जर्स भी रिसेंटली इवॉल्व हुए थे और अपनी ताकत पे वो लोग कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे थे। पर जैसा जनरल लाओ ज़ाओ सोचा था वैसा इस बार होने नहीं वाला था। तालाब में हमेशा एक बड़ी मछली मिल ही जाती है, ये सबक उनको जल्दी ही मिलने वाला था। जैसे ही वो लोग किंग फेंग शहर के पास पहुंचते हैं वैसे ही उनके सामने रूट्स की बड़ी सी दीवार आ जाती है। दिन का नजारा रात में चेंज हो जाता है। क्योंकि वो लोग नेगोशिएशन करने के लिए आए थे तो जनरल लाओ ज़ाओ का एक सुपर ह्यूमन सोल्जर उनके वहां आने का अनाउंसमेंट करता है और देखते ही देखते रूट्स का दीवार हटने लगता है और पेड़ पौधों का एक रास्ता बन जाता है। जनरल लाओ ज़ाओ और उसकी सुपर ह्यूमन आर्मी बड़े घमंड के साथ ज़ियू के पास आए थे, पर ज़ियू के किंगडम में एंट्री मारते ही उनके बॉडी में गूस बम्स आने लगे थे। उनको लग रहा था कि वो किंग के सामने जा रहे थे और किंग को घेरे हुए उसके मिनिस्टर्स और उसकी आर्मी बैठे थे। जायंटिक गोरिल्लास, जायंटिक बबून्स और उनकी मंकी आर्मी चीख चिल्ला रहे थे, मानो थोड़ी सी भी मिस्टेक से वो इंसानों को कच्चा चबा देने वाले थे। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उनको डीमोनिक काऊ मिलता है जो खुद भी मैजेस्टिक था और डेंजरस ऑरा रिलीज कर रहा था। वो तो इंसानों की तरह बातचीत भी कर रहा था और नेगोशिएशन की बातें सुन वो सारे इंसानों को ज़ियू के पास लीड करके ले जा रहा था। पूरा का पूरा शहर डोम जैसा बन गया था। हर तरफ जायंटिक पेड़ पौधे थे और हर एक पेड़ में डेंजरस क्रिएचर बैठे थे जो इंसानों को घूर रहे थे। वो इतना टेरिफाइंग लग रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहां ज़ियू वापस लौट आया था। अपने घर पहुंच के उसे सुकून महसूस हो रहा था जो उसे शहर में बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। पर मिस्टी माउंटेन अब बदल चुका था। जो कैनियन, जो पहाड़े, जो वैलीज, जो जंगल पहले थे, सब कुछ अब बर्बाद हो चुके थे और उन सबको चेंज करने का जिम्मेदार, बर्बाद करने का जिम्मेदार इंसान था। इंसान का न्यूक्लियर पावर था। ज़ियू अपने सराउंडिंग को चेक करने लगता है और डिस्ट्रॉयड मिस्टी माउंटेन को फिर से हील करने लगता है। ज़ियू अपने अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और एक फॉरेस्ट गॉड की तरह मिस्टी माउंटेन में हीलिंग लाइट की बारिश करने लगता है। चारों तरफ हीलिंग ऑरा फैलने लगता है। मिट्टी के अंदर ज़ियू के रूट्स गड़ने लगते हैं और एक एक करके फ्लोरा पनपने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा मिस्टी माउंटेन जंगल से भर जाता है। मिस्टी माउंटेन में शांति फिर से आ जाता है। मिस्टी माउंटेन की हील होते ही वहाँ पेड़ पौधे उगते ही बीस्ट वहाँ वापस आ जाते हैं। पूरा मिस्टी माउंटेन फिर से खिलखिलाने लगता है क्योंकि उनका ट्री गॉड फुल पावर में वापस जो आ चुका होता है। उसी बीच वहाँ व्हाइट टाइगर, क्रेन और कैनकिन आते हैं और अपने साथ वो एक खुशखबरी को लाते हैं। खुशखबरी जिससे ज़ियू ज्यादा खुश नहीं हुआ था बल्कि और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। खबर में कैनकिन बताती है कि व्हाइट टाइगर और क्रेन बोलना सीख चुके हैं और वो ज़ियू के सामने डेमो भी देते हैं जो बहुत भयानक था। जहाँ व्हाइट टाइगर बोल रहा था कि जाओ माशा को ढूंढो, सब लोग मरने वाले हैं। वहीं व्हाइट क्रेन मैं किसी को भी उसके पास जाने नहीं दूंगा बोल के बड़बड़ा रहा था और इन दोनों की बातें सुन ज़ियू का सर चकरा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर और क्रेन यही बातों को सीखे थे और दोनों के दोनों अपने बेवकूफ होने का निशानी दे रहे थे। व्हाइट टाइगर तो पहले से ही अपनी नादानियों के लिए जाना जाता था और अब उसके साथ व्हाइट क्रेन भी जुड़ चुका था। जैसा संगत वैसा ही कैरेक्टर बनता है मुहावरे का ये जीता जागता एग्जाम्पल था। बीच से ध्यान हटा के ज़ियू अपने स्किल्स और स्टेटस को देखने लगता है। ज़ियू के बहुत सारे स्किल्स अपग्रेड हुए थे
थे, जैसे कि उसके हेलोसेनिजेनिक स्किल फैंटेसी वर्ल्ड में इवॉल्व हो गए थे और उसके विलो विंड ब्लेड्स भी अब लेवल 3 में पहुंच चुके थे, जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी काट के रख सकते थे। जियो का स्पिरिचुअल फील्ड भी लेवल 3 में पहुंच चुका था और जियो फैंटेसी वर्ल्ड और स्पिरिचुअल फील्ड को मिला के अब ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर सकता था जिसकी वजह से एनिमी अपनी स्ट्रेंथ खो सकते थे, वीक हो सकते थे, अपने रास्ते से भटक सकते थे और तो डर के घबरा के आपस में ही लड़ के मर सकते थे। उसी फैंटेसी वर्ल्ड में जियो के बीस्ट स्ट्रॉन्गर हो सकते थे, एरिया बफ पा सकते थे। मेपल सिटी को ऑक्युपाई करने से जियो को और एक फायदा हुआ था, उसे लाइटनिंग स्पिरिचुअल स्टोन और आइस स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया था। जियो को अंडरग्राउंड केव से कॉन्टिन्यूअस और स्पिरिचुअल स्टोन मिल रहे थे और पांडा से उसे फायर स्पिरिचुअल स्टोन मिल गए थे। अब जियो के पास 4 एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट हो गए थे, जिनसे वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करने वाला था, अपने अंदर अब्सॉर्ब करने वाला था। जल्द ही रिवर बीस्ट और सी बीस्ट मिस्टी माउंटेन की तरफ भी आने वाले थे और उनके आने से पहले जियो को फुल्ली प्रिपेयर होना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनकी पावर लेवल का जियो को अंदाजा भी नहीं था। जियो को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना था, अपनी बीस्ट को और ज्यादा इवॉल्व करना था और उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करना था। जियो का नेक्स्ट टारगेट अब राया माउंटेन था। राया माउंटेन जो नॉर्दर्न एरिया में लोकेटेड था, जहाँ पे पांडा रहता था, और वहां तक जाने के लिए जियो को पहले आसपास के माउंटेन को कैप्चर करना था। नॉर्दर्न रीजन में सिर्फ राया माउंटेन ही अकेला अननोन जगह नहीं था। राया माउंटेन के पार लुओ सिटी बोल के एक सिविलाइजेशन था, जहाँ ह्यूमंस फल फूल रहे थे और पता नहीं कितने डेवलप हो रखे थे। नॉर्दर्न रीजन में तो बीच से भरे हाईलैंड्स भी थे, रेगिस्तान थे, रिवर थे और ठंड से भरे बर्फीले मैदान भी थे। उन एरियाज को कैप्चर करने के लिए जियो अपने बीस्ट आर्मी के एक टुकड़े को वहां भेज देता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर, डायनासोर और वुली मैमथ उस तरफ मार्च करने लगते हैं। ये तीनों बीस्ट इतने पावरफुल थे कि उन पे जियो को कुछ ज्यादा ही भरोसा था, क्योंकि उनकी पावर और साइज को देख के किसी के भी अंदर गूस बम्प आ सकता था। उनके साथ साथ वहाँ गोल्डन आंट और विंड मेंटिस भी जा रहे थे। गोल्डन आंट कुछ दिनों में ही बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ था, वो ट्रांसेंडेंट लेवल 1 में पहुंच चुका था, जिसका अंदाजा खुद जियो को भी नहीं था। पर गोल्डन आंट की रिसेंट डेवलपमेंट को देख जियो बहुत खुश हो रहा था। जहाँ बीस्ट के जाने के बाद खुद जियो भी राया माउंटेन्स की ओर बढ़ रहा था, वहीं वुली मैमथ, डायनासोर और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर कई सारे एनिमीज को एनकाउंटर कर रहे थे। उनको कुचल के, उनको चीर के मारते चले जा रहे थे। बर्फीले मैदानों में आते ही उनको स्नो एप्स मिल गए थे। पता नहीं बर्फीले माउंटेन में उनको क्या मिलने वाला था। उधर से तो उनको स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ राया माउंटेन में जियो पेरिग्रिन फॉल्कन, नाइन टेल फॉक्स और डिमोनिक काउ के साथ वहां पहुंच चुका था और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी से वो चकाचौंध हो रहा था। जियो अपने रूट के सहारे अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है, जहां थोड़े बहुत नहीं भर भर के फायर स्पिरिचुअल स्टोन थे और फायर एलिमेंट में कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन थे। जियो तुरंत उन फायर स्पिरिचुअल स्टोन को अब्सॉर्ब करने लगता है, फायर एलिमेंट के साथ एक होने लगता है। देखते ही देखते जियो का बॉडी शाइन होने लगता है। फायर एलिमेंट उसे घेर लेते हैं, उसके हर ट्री पार्ट्स में सिग्नलाइज होने लगते हैं। जियो के ग्लोइंग बॉडी को देख जहाँ पेरिग्रिन फॉल्कन सरप्राइज हो रहा था, वहीं नाइन टेल फॉक्स जियो के ऊपर चढ़ गया था। जियो के साथ साथ वो भी फायर स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगा था, कल्टीवेशन करने लगा था। नाइन टेल फॉक्स के ज्वाइन करते ही फायर एलिमेंट का स्पिरिचुअल फ्लो स्टेबल होने लगता है, रिफाइन होकर वो दोनों के अंदर समाने लगता है। इस बीच जियो 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने ब्रांचेस को लेवल 4 में इवॉल्व कर देता है और वो सारे ब्रांचेस को नहीं, बस एक ही ब्रांच को इवॉल्व कर पाता है। जितना जियो इवॉल्व हो रहा था उतने ही ज्यादा जियो के इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हो रहे थे। जियो के पास तो अब 100 ब्रांचेस थे, जिनमें से सिर्फ एक ही इवॉल्व हुआ था और 99 अब भी बाकी थे। जियो के अपग्रेडेड रूट्स अब तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो विंड ब्लेड्स, फायर फ्लेम्स और अर्थ आर्मर जैसे स्किल्स को यूज कर सकते थे। टेंटिकल्स जैसे हाथ गेन कर लिए थे और एनिमीज पे कहर बरसाने के लिए उतावले हो रहे थे। वहीं दूसरे किसी नॉर्दर्न रीजन में किंग जाओ अपनी गोरिल्ला आर्मी के साथ चला गया था और उस एरिया को डोमिनेट करने लगा था, कैप्चर करने लगा था। वहीं एक वाइल्ड स्नो बाइसन आ जाता है और किंग जाओ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। स्नो बाइसन बहुत पावरफुल था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था, पर वो भी तुरंत मारा जाता है जब वहाँ व्हाइट स्नेक आ जाता है। जियो का व्हाइट स्नेक किंग जाओ का साथ देने वहाँ चला गया था और अपने जायंटिक बॉडी से वो एनिमीज पे कहर बरसाने लगा था। किंग जाओ और व्हाइट स्नेक मिलकर अब इतने पावरफुल हो गए थे कि वहाँ के पावरफुल ब्राउन बेयर को भी हरा सकते थे। वहीं राया माउंटेन में डिमोनिक काउ अकेला इधर उधर घूम रहा था। वो हंट करने के लिए बीस्ट ढूंढ रहा था और उसे बीस्ट मिलता भी है। कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं, जियो का डायनासोर उसे मिलता है जो किसी कारण से रिबेल कर रहा था। खुद जियो का बीस्ट होके दूसरे जियो के बीस्ट पे हमला कर रहा था, पर उसे डिमोनिक काउ सबक सिखा देता है। अपने
अपने ग्रेविटी स्किल को यूज करके डायनासोर को वो पछाड़ देता है। पर एक बात जरूर अजीब था, ऐसा क्या हो गया था कि डायनासोर खुद अपने मालिक के खिलाफ हो गया था? और ये सवाल का जवाब शायद इसी रॉयल माउंटेन के किसी कोने में दफन था। इन सब चीजों से अनजान ज़ियू अब भी कल्टीवेशन कर रहा था और नाइन-टेल फॉक्स स्पिरिचुअल स्टोन को प्यूरिफाई कर रहा था। उसी दौरान ज़ियू अपने एक रूट को केनियन की ओर भेज देता है, जहाँ उसे खुराफाती बीस्ट मिलते हैं। पैंडा, व्हाइट टाइगर और एक स्पाइडर सैतानी कर रहे थे। अपने तीनों वल्चर ब्रदर्स को जाल में बांध के उनको तंग करके मजे ले रहे थे। उसी वक्त ज़ियू का रूट वहां पहुंच जाता है। हेलो व्यूअर्स, सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से सीरियस इंजरीज भी हुआ था। अभी थोड़ा बहुत हील तो हो चुका हूं, पर सर का घाव अब भी बहुत बाकी है। 13-14 स्टिचेस जो लगे हैं, इसीलिए शायद ये वीडियो ऊंची आवाज में ना बन सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन स्टार्ट होता है उसी केनियन से जहां ज़ियू लैंगफैंग से मिलने आया था। लैंगफैंग की बहन शहर में कहीं पे थी और क्योंकि शहर में अभी बीस्ट हमला कर रहे थे, इंसान और बीस्ट आपस में जंग छेड़ चुके थे, तो लैंगफैंग अपनी बहन के बारे में बहुत चिंता कर रहा था। अपनी बहन के बारे में सोच सोच के वो परेशान हो रहा था और ये बात ज़ियू अच्छी तरह से समझ चुका था। इसीलिए ज़ियू लैंगफैंग को परमिशन दे देता है शहर में जाके अपनी बहन को ढूंढने का। एक तरीके से वो कमांड दे देता है और अगर केनियन में वापस आने का मन ना लगे तो शहर में रह के ज़ियू के लिए इंसानों की दुनिया को एक्सप्लोरेशन करने का एजेंट बनने का ज़ियू लैंगफैंग को एक प्रपोजल दे देता है। मन ही मन लैंगफैंग यही चाहता था और ज़ियू के मुंह से ये प्रपोजल सुन के वो बेहद खुश हो गया था। इसीलिए जैसे ही वो परमिशन पाता है, शैडो बन के वहाँ से वो चला जाता है। अपनी बहन को शहर के गलियों में ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। यूं तो लैंगफैंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर फिर भी उसके बारे में सोचते हुए ज़ियू लैंगफैंग का ख्याल रखने के लिए किंग ज़ाओ को उसके पीछे भेज देता है और खुद लैंगफैंग की नेस्टिंग एरिया की ओर बढ़ने लगता है। लैंगफैंग का नेस्टिंग एरिया घर से ज्यादा एक नर्सरी था, जिसमें हर एक बीस्ट का नर्सिंग किया जाता था, उनका ख्याल रखा जाता था। और उस वक्त भी नर्सरी में बहुत सारे बीस्ट थे, लैंगफैंग के संरक्षण में बढ़ रहे थे। पिछला बैटल, पिछला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और पिछला स्पिरिचुअल टाइड बहुत सारे बीस्ट को म्यूटेट कर दिया था। यूं तो नेचुरली वो सारे बीस्ट मारे जाते, पर लैंगफैंग के संरक्षण में उसके नर्सरी में वो सारे बीस्ट धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। म्यूटेशन के साथ अपने आप को ढाल के धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। फ्यूचर में शायद वो सारे बीस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है ली हाई शहर में, जहां लैंगफैंग अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था। ली हाई सिटी अब रूइंस में तब्दील हो चुका था, पूरा शहर तबाह हो गया था। जहां लैंगफैंग डेस्परेट होके टूटी फूटी बिल्डिंग को हटा के अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहीं किंग ज़ाओ लैंगफैंग को समझाने लगता है पूरे एरिया में कोई भी जिंदा चीज नहीं है बोल के किंग ज़ाओ लैंगफैंग को दिलासा देने लगता है। ली हाई शहर का मास डिस्ट्रक्शन हुआ था और ये डिस्ट्रक्शन कोई बीस्ट नहीं किया था, बल्कि ह्यूमंस ने खुद किया था। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ये धमाका किया था, क्योंकि ली हाई शहर की तरफ आते वक्त किंग ज़ाओ और लैंगफैंग को कोई बीस्ट हॉर्ड नहीं दिखा था, तो दोनों का शक कंफर्म हो जाता है। मास डिस्ट्रक्शन के पीछे खुद इंसान है बोल के वो समझ जाते हैं। लैंगफैंग और किंग ज़ाओ ये भी जानते थे कि ट्री गॉड उनको ह्यूमैनिटी से भड़काना नहीं चाहता था। इंसान हो कि इंसानों को नफरत करो बोल के ट्री गॉड किंग ज़ाओ और लैंगफैंग को कभी मजबूर भी नहीं किया था। पर जो ह्यूमैनिटी इंसानों को बचा के रखना चाहिए था, इंसानों को प्रोटेक्शन देना चाहिए था, वही ह्यूमैनिटी आज लैंगफैंग की बहन को मार दिया था। और इसका बदला लेने के लिए लैंगफैंग अंदर ही अंदर जलने लगता है। जिस बीस्ट आर्मी को लैंगफैंग आज तक दिल से ज्वाइन नहीं किया था, उस बीस्ट आर्मी को लैंगफैंग बदला लेने की उम्मीद से ज्वाइन कर देता है। बदले की चिंगारी को अपने दिल में वो जला देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक अनजान शहर में, जहाँ पे लैंगफैंग की बहन जिंदा थी और अपने ट्रेनर से बातचीत कर रही थी। दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि लैंगफैंग की बहन अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ली थी। वो स्पिरिचुअल टाइड की वजह से अवेकन हो गई थी, अनोखे स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करने लगी थी और इसीलिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसे रिक्रूट कर लिए थे, उसे ट्रेन करने लगे थे। दोनों की बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि लैंगफैंग की बहन अपने भाई को भूली नहीं थी। वो यही सोच रही थी कि उसका भाई एक अननोन जगह पे कल्टीवेशन करने के लिए गया है और स्ट्रॉन्गर बन के वापिस आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है केनियन में, जहाँ किंग ज़ाओ और लैंगफैंग वापिस आ गए थे। लैंगफैंग को देख जितना खुश ज़ियू हुआ था, उससे डबल खुश लैंगफैंग के पालतू बीस्ट हो गए थे। उनके लिए तो लैंगफैंग ही उनका पिता था। टाइम के साथ सबका जबरदस्त बॉन्डिंग जो हुआ था, लैंगफैंग सब कुछ कन्फेस करता है और ऑफिशियली वो ज़ियू को फॉलो करने लगता है। ज़ियू की बीस्ट आर्मी का एक मेंबर बन जाता है, ज़ियू का शैडो बन जाता है। यूं तो ज़ियू धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बन रहा था। फायर स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करके और अर्थ स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व करके ज़ियू अपने ब्रांचेस
क्रिएचर्स को अर्थ और फायर एलिमेंट से इम्ब्यून कर लिया था, और अगर वो सक्सेसफुली आइस एलिमेंट और लाइटनिंग एलिमेंट को काबू कर लिया, उन स्पिरिचुअल स्टोन को सक्सेसफुली ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो वो 4 एलिमेंट का लॉर्ड बन सकता था। 2 मिलियन स्पिरिचुअल पावर से वो 5 मिलियन स्पिरिचुअल पावर में एंटर कर सकता था, और अगर ऐसा हो जाए तो इंसानों की उम्मीद से वो कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न रीजन में मस्क ऑक्स उभर के आया था। मस्क ऑक्स एक ऐसा क्रिएचर था, ऐसा बेस्ट था, जो नॉर्दर्न स्नोई हाईलैंड्स पे रूल करने लगा था। अपने दूसरे मस्क ऑक्स ब्रदर्स के साथ स्नोई हाईलैंड्स को कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जियो उसके प्लान को फेल कर देता है। अपनी बीस्ट आर्मी वहां भेज के स्नोई आइलैंड्स के क्रिएचर्स को दबाने लगता है और मस्क ऑक्स के साथ जंग छेड़ देता है। जहां डीमोनिक काउ, गोल्डन मंकी, डायनासोर और वूली मैमथ मस्क ऑक्स को एक एक करके पछाड़ रहे थे, वहीं बर्निंग वाइल्ड बोर और विंड वुल्फ भी पीछे नहीं थे। वो धीरे धीरे मस्क ऑक्स और स्नोई हाईलैंड के दूसरे क्रिएचर्स से भिड़ने लगे थे, स्नोई लेपर्ड जैसे डेंजरस बीस्ट से टकराने लगे थे। यूं तो स्नोई हाईलैंड के ज्यादातर क्रिएचर्स को डीमोनिक काउ अकेला हैंडल कर रहा था, अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन स्किल से उनको पछाड़ रहा था, पर स्नोई लेपर्ड जैसे एजाइल क्रिएचर्स डीमोनिक काउ के अटैक से बच जाते हैं और विंड वुल्फ पे हमला कर देते हैं, उनको घायल कर देते हैं। पर एम वक्त पे वहाँ बर्निंग वाइल्ड बोर आ जाता है और विंड वुल्फ को स्नो लेपर्ड की चंगुल से बचा लेता है। बर्निंग वाइल्ड बोर के साथ हनीपॉट बैजर भी आया होता है, जो स्नो लेपर्ड को कड़ी टक्कर देने लगता है और अपनी खूंखार एबिलिटीज से स्नो लेपर्ड को हरा ही देता है। जियो के सारे बीस्ट आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिरकार लड़ते लड़ते वो मस्क ऑक्स किंग के सामने पहुंच गए थे। मस्क ऑक्स किंग ट्रांसेंडेंट लेवल के पिनेकल स्टेज का बीस्ट था, जो वाकई बहुत पावरफुल था, पर फिर भी वो जियो के सारे बीस्ट के सामने टिक नहीं पाया था और अपने सारे मस्क ऑक्स के साथ वहाँ वो हार गया था। जियो के बीस्ट धीरे धीरे स्नोई हाईलैंड्स को कॉन्कर करने लगे थे और अपने ट्रॉफी के रूप में वो सारे डिफीटेड बीस्ट को जियो के पास लेके गए थे। जियो तो सोच रहा था कि उसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट मिलने वाले हैं, उसकी आर्मी में फाइन एडिशन होने वाले हैं, पर वो मस्क ऑक्स किंग को देख बहुत डिसअपॉइंट होता है, इसलिए वो मस्क ऑक्स किंग को और उसके सारे बीस्ट को इवोल्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता है। वहीं जियो स्नो लेपर्ड को देख बहुत खुश होता है, उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोच के स्नो लेपर्ड को स्ट्रॉन्गर बनाने को सोच के उसे अपनी आर्मी में ऐड कर देता है। स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड को कॉन्कर करने का प्रोसीजर 1 महीने से चल रहा था और इस प्रोसेस में जियो के काफी सारे बीस्ट मारे गए थे। विंड वुल्फ का नंबर सिकुड़ सा गया था, ग्रे वुल्फ बस 10 ही रह गए थे और वाइल्ड बोर सिकुड़ के बस 7 ही रह गए थे। पर जितने भी बीस्ट बचे थे वो इवॉल्व हो गए थे, ट्रांसेंडेंट लेवल में पहुंच गए थे और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने का एक्सपीरियंस देने का सबसे बड़ा हाथ आर्टिक स्नो बेयर का था, जो सेकंड ट्रांसेंडेंट लेवल का था, जो बार बार जियो के बीस्ट से बच रहा था, उनको हरा रहा था। पर आखिरकार जियो के बीस्ट आर्टिक स्नो बेयर को हरा ही लिए थे। एकता का ताकत आर्टिक स्नो बेयर को दिखा दी। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन के कैनियन से, जहां साउ किंग जियो को एक खबर भेजी थी। खबर में तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में अपडेट था। फेडरेशन के आसपास के छोटे मोटे शहर तबाह हो चुके थे, जहां बाकू, गाजी जैसे शहर बीस्ट इन्वेजन को रेजिस्ट किए थे, बीस्ट आर्मी को हरा के अब भी खड़े थे। वहीं दूसरे छोटे मोटे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, वो तो बीस्ट के रहने का ठिकाना बन गए थे। उसी बीच 10 नेशन का अलायंस उभर के आया था। ये एक ऐसा अलायंस था जो 10 फेमस शहर के मिलने से बना था, जिनका मेन मकसद बीस्ट आर्मी को हराना था। वही 10 नेशन का अलायंस फेडरेशन में आने वाले थे और मीटिंग बिठा के बीस्ट आर्मी को कैसे हराना है बोल के डिस्कस करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ कैनियन में भी इवोल्यूशन चल रहा था। नाइन-टेल फॉक्स रिसेंटली इवॉल्व हुई थी, उसके 2 पूंछ अब 3 पूंछ में तब्दील हो गए थे, क्योंकि नाइन-टेल फॉक्स अपने हर एक पूंछ पे एक एक इनेट एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती थी, इसीलिए वो अब 3 इनेट एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती थी। वो तो इवॉल्व होके अब बड़ी और पावरफुल भी बन गई थी, यहाँ तक कि उसे प्रिसाइज मैनिपुलेशन बोल के न्यू स्किल भी मिल गई थी, जिसके अंडर वो फायर को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकती थी। कंबशन और इग्निशन का मालकिन बन गई थी। प्रिसाइज मैनिपुलेशन के साथ साथ नाइन-टेल फॉक्स को स्काई वॉकिंग स्किल भी मिल गया था, जिसे यूज करके अब वो उड़ सकती थी, लेविटेट कर सकती थी। उसी दौरान जियो के पास एक फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल ग्रास उगता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रास फायर एट्रीब्यूट को कैरी कर रहा था, इसलिए जियो उसे नाइन-टेल फॉक्स को देना चाहता था। क्योंकि नाइन-टेल फॉक्स अभी अभी इवॉल्व हुई थी, इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रास को लेने से मना कर देती है और जियो को फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल ग्रास को किसी और को देने को बोल देती है। यूं तो स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड्स के ज्यादातर हिस्से को जियो के बीस्ट कैप्चर कर चुके थे, कॉन्कर कर चुके थे, पर अब भी नॉर्दर्न रीजन के काफी सारे हिस्से बाकी थे और उसी बाकी रीजन में आर्टिक स्नो बेयर का दबदबा था, जिसे हराना अब भी बाकी था। देखा जाए तो आर्टिक स्नो बेयर के साथ
जियो के बीस्ट पहले भी टकरा चुके थे, पर हर बार वो हार का ही चेहरा पाए थे। आर्टिक स्नो बेयर सेकंड ट्रांसेंडेंट लेवल का बीस्ट था, जिसे हराना कोई मामूली काम नहीं था। वो अकेला ही जियो के काफी सारे बीस्ट को मार दिया था और उन सब का बदला लेने के लिए जियो के बीस्ट आग बबूला हो रहे थे। और इस बार तो जियो के बीस्ट आर्टिक स्नो बेयर की गुफा में जाके उसे मारने वाले थे। आर्टिक स्नो बेयर का गुफा नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में था, जो ग्लेशियर्स और स्नो से भरा हुआ था। उसकी गुफा के ठिकाने को व्हाइट स्नेक ढूंढ रही थी और गुफा के बारे में पता लगा के इन्फॉर्मेशन को वो अपने दूसरे बीस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को दे दी थी। एक नया स्क्वाड जल्द ही कैनियन से निकलने वाला था, जिसका मेन मकसद आर्टिक स्नो बेयर को एलिमिनेट करना था, उसे मार देना था। यूं तो ज्यादातर बीस्ट इस मिशन पे जाना चाहते थे, आर्टिक स्नो बेयर से फिर से लड़के अपना बदला लेना चाहते थे, पर जियो उस मिशन में फेर बदलाव कर देता है और ज्यादातर बीस्ट को स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड्स के गहराई में ना जाने को बोलता है। एक तरीके से जियो सही भी होता है, क्योंकि नॉर्दर्न स्नोई हाईलैंड्स के गहराई वाला इलाका कड़कड़ाती बर्फीली ठंड भरा इलाका था, इसलिए वहाँ ऐसे बीस्ट का जाना खतरे से खाली नहीं था जिनका कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत कम था। जियो एक न्यू स्क्वाड बनाता है, जिसमें रिसेंटली इवॉल्व हुई नाइनटेल फॉक्स, व्हाइट स्नेक, पैंडा और तीनों वल्चर्स को भेजता है। इस मिशन में जाने का डीमनिक काओ का भी बहुत मन था, पर जियो उसे साफ साफ मना कर देता है और कैनियन में रह के इवॉल्व होने का, ग्रो करने का कमांड डीमनिक काओ को जियो दे देता है। डीमनिक काओ जल्द ही ट्रांसेंड होने वाला था, फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर से सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर पे जाने वाला था और ऐसे नाजुक समय पे उसे सुरक्षित जगह पे ही रहना चाहिए था और इसके लिए कैनियन ही बेस्ट जगह था। जल्द ही न्यू स्क्वाड अपने मिशन पे निकल जाता है और उस स्क्वाड को लीड नाइनटेल फॉक्स कर रहा होता है। आसमान में नाइनटेल फॉक्स तीनों वल्चर्स के साथ उड़ रही थी और वल्चर्स के ऊपर पैंडा बैठ के नाइनटेल फॉक्स को परेशान कर रहा था। नीचे से व्हाइट स्नेक आ रही थी और स्पीड को देखा जाए तो वो फ्लाइंग बीस्ट से कम नहीं थी। क्या मैं तुम्हें बड़ी बहन बोल सकता हूँ? तुम्हारे कितने ठो पूंछ होने वाले हैं? क्या 100 साल में तुम्हारे 100 ठो पूंछ हो जाएंगे? तुम जब जलती हो तुम्हारे बाल नहीं जलते क्या? ऐसे अनोखे अनोखे सवाल पूछ के पैंडा नाइनटेल फॉक्स को परेशान कर रहा था। यूं तो नाइनटेल फॉक्स पैंडा की बातों को इग्नोर कर रही थी, पर इग्नोर करके भी वो पांडा से टॉन्टिंग ही पा रही थी। इसीलिए पांडा से छुटकारा पाने के लिए नाइनटेल फॉक्स हाई स्पीड से आगे बढ़ जाती है। तब नाइनटेल फॉक्स को ना पा के पांडा वल्चर्स को परेशान करने लगता है और ये सब देख नीचे से व्हाइट स्नेक हंस रही होती है। दूसरी तरफ कैनियन में डीमनिक काओ ट्रेनिंग कर रहा था, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और इस चीज में वो अकेला नहीं था, खुद जियो भी इवोल्यूशन पॉइंट्स गदर कर करके अपने आप को इवॉल्व कर रहा था। 2 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जियो अपने सारे ब्रांचेस को लेवल 4 में पहुंचा दिया था। जियो के टेंटिकल्स जैसे ब्रांचेस अब और ज्यादा लंबे और ह्यूमन हैंड जैसे लग रहे थे, जो एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। जियो तो व्हाइट स्नेक से ये भी खबर पाया था कि आर्टिक स्नो बेयर की गुफा में बहुत सारे आइस एट्रीब्यूट्स के स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, और वो सक्सेसफुली एक्वायर हो गए तो जियो आइस एट्रीब्यूट्स को भी कंट्रोल कर पाएगा। मल्टीपल एलिमेंटल पावर के साथ वो डेडली ओपोनेंट बन जाएगा। फिलहाल के लिए तो फायर एट्रीब्यूट्स के स्पिरिचुअल स्टोन्स खत्म हो रहे थे, क्योंकि ज्यादातर स्टोन्स को जियो खुद अब्सॉर्ब कर लिया था और नाइनटेल फॉक्स को और खुद को स्ट्रॉन्गर बनाया था। अब बारी उसके रूट्स को इवॉल्व करने का था, पर एक एक रूट को इवॉल्व करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। हर एक रूट पे मिलियंस ऑफ इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च जो होता है, इसलिए वो रूट्स को छोड़ के दूसरे स्किल्स को अपग्रेड करने लगता है। जियो 1,06,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने ब्लड कोवेनेंट स्किल को लेवल 2 में पहुंचा देता है और उसके बाद फिर से इवॉल्व करके उसे लेवल 3 में भी पहुंचा देता है। ब्लड कोवेनेंट स्किल एक ऐसा स्किल होता है जिससे जियो अपने मिनियंस को कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ मिनियंस को ही नहीं, वो किसी को भी खून के जरिए कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि ड्रैकुला दूसरे लोगों को वैम्पायर्स में कन्वर्ट करके उनको कंट्रोल करता है। उसी बीच जियो को साओ किंग से टेलीपैथी के जरिए एक मैसेज आता है और मैसेज पा के जियो तुरंत एक्शन में आ जाता है और किंग जाओ को अपने पास बुला के उसे एक न्यू मिशन दे देता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि द एनवॉय ऑफ 10 अलायंस नेशन और फेडरेशन बॉर्डर के पास मीटिंग करने वाले थे, और अगर मीटिंग सक्सेसफुल हुआ तो जियो के लिए वो मुसीबत खड़ी कर सकते थे। इसीलिए जियो किंग जाओ को मीटिंग को डिस्टर्ब करने का मिशन दे देता है, पर किंग जाओ को वहाँ अकेला नहीं जाना था, उसे अपने साथ वहाँ बीस्ट आर्मी की कुछ टुकड़ी लेके जाना था, क्योंकि वहाँ माहौल बिगड़ भी सकता था। जैसे ही किंग जाओ मिशन एक्सेप्ट करके वहाँ से जाने लगता है, वैसे ही जियो उसे और एक कमांड दे देता है। कमांड की अगर रास्ते में उसे पावरफुल इंडिविजुअल्स मिले जो जियो की आर्मी में शामिल हो सके तो उनको किंग जाओ को कैनियन में लेके आना था। कमांड पा के किंग जाओ
तुरंत लैंगफेंग के पास पहुंच जाता है और उसे हेल्प मांगने लगता है, क्योंकि लैंगफेंग बहुत सारे बीस्ट को टीम करके रखा था, पालतू बना के रखा था, इसलिए किंग जाओ वहाँ बीस्ट रिक्रूट करने गया था। मतलब लैंगफेंग से बीस्ट की कुछ टुकड़ी को उधार मांगने गया था। यूं तो किंग जाओ के अंडर भी बहुत सारे बीस्ट काम करते थे, पर इस वक्त सब के सब बिजी थे। जैसे कि गोरिल्लास की आर्मी नॉर्दर्न रीजन की पेट्रोलिंग कर रहे थे और आंट की पूरी आर्मी कंस्ट्रक्शन में बिजी थे, अंडरग्राउंड टनल जो बना रहे थे। लैंगफेंग किंग जाओ की सिचुएशन तो समझता है, पर उसके पास इस वक्त के लिए बस म्यूल रैट ही थे। म्यूल रैट जिनको लैंगफेंग खुद बड़ा किया था, उनमें से एक तो फास्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में भी पहुंच चुका था और डार्क एलिमेंट के एट्रीब्यूट से ग्रो हो रहा था। पहले तो किंग जाओ सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहां जियो आर्टिक स्नो बेयर को जकड़ लिया था, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगा था। क्योंकि आर्टिक स्नो बेयर टीम नहीं होने वाला था, पालतू बिल्कुल नहीं बनने वाला था, इसलिए उसे मार के उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया गया था। देखा जाए तो आर्टिक स्नो बेयर को मार के अच्छा खासा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाता है, और वो थोड़ा बहुत नहीं 2,40,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाता है। और इस बार तो सोने पे सुहाना था, क्योंकि अब जियो के रूट्स दूसरों के एबिलिटीज को कॉपी कर सकते थे, दूसरे क्रिएचर्स को मार के उनके स्किल्स को अपना बना सकते थे। इसीलिए जियो को आर्टिक स्नो बेयर का स्किल मिल जाता है, स्नोई फ्रॉस्ट विंड का टैलेंट मिल जाता है। अब जियो इजीली वेदर कंट्रोल कर सकता था, सुहानी मौसम से लेके कड़कड़ाती ठंड ला सकता था। सिर्फ फॉग ही नहीं, अब तो जियो जलते हुई आग की गोलों के साथ साथ हड्डियां जमा देने वाली ठंड को भी कमांड करने लगा था। आर्टिक स्नो बेयर का किस्सा तो खत्म हो जाता है, पर उसके एरिया में मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन माइंस अब भी आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइंस से भरे हुए थे, और वहां जाने के लिए जियो खुद प्लान कर रहा होता है। वहां के स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करके स्ट्रॉन्गर बनने का, कल्टीवेशन करने का ख्याली पुलाव पाल रहा होता है। दूसरी तरफ सी सिटी के बॉर्डर एरिया में एनवॉय आने लगते हैं, अपनी मीटिंग के डेस्टिनेशन पॉइंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। फेडरल एनवॉय ग्रुप को लीड कर रहा होता है ली युआन हू जनरल ली का ही डिसाइपल था, जो जियो को कड़ी टक्कर दिया था, पर आखिरकार जियो के हाथों ही मारा गया था। उसी की तरह उसका स्टूडेंट ली युआन हू एक सुपर ह्यूमन था, ट्रांसेंडेंट फर्स्ट लेवल का था, और फिलहाल पूरे एनवॉय का प्रोटेक्शन का जिम्मा उसी के ही कंधों पे था। उसी रस्तों में जमीन के अंदर चारों तरफ जाल बिछ गए थे, अनचाहे अनजान मेहमान एनवॉय का वहीं इंतजार कर रहे थे। मीटिंग पॉइंट सी सिटी का एक फोर्ट था। सी सिटी एक रेगिस्तानी इलाका होता है, धूल और सूखी जमीन अरेबियन एरिया का याद दिला रहा होता है। क्योंकि मीटिंग में फेडरेशन को ली युआन हू रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए उसके स्वागत में पूशू आई थी। पूशू 10 नेशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और अपने साथ वो आइसिया को लेके आई होती है। आइसिया एक होली मेडन थी, मतलब वो 10 नेशन अलायंस के होली रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसीलिए सी सिटी के फोर्ट का सिक्योरिटी बहुत टाइट था। कई सारे सुपर ह्यूमंस को वहाँ पोस्टिंग जो किया गया था। जैसे ही 10 नेशन अलायंस और फेडरेशन आपस में मिलते हैं, सी सिटी के फोर्ट में भूकंप आने लगता है। पूरा फोर्ट जमीन के अंदर दह जाता है, और सारे के सारे सुपर ह्यूमंस को जमीन मुंह खोल के निगल लेता है। ली युआन हू, पूशू, आइशिया दूसरे सुपर ह्यूमंस को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर वो भी भूकंप की चपेट में आ जाते हैं और जमीन के अंदर दह जाते हैं। जमीन के अंदर उन सब का इंतजार किंग जाओ कर रहा था, और अपने साथ वो इंसानों का सबसे बड़ा डर को लेके आया था, रैट आर्मी को लेके आया था। जैसे ही ह्यूमंस अंडरग्राउंड पिट में गिरते हैं, रैट आर्मी उन पे टूट पड़ती है। लेवल 9-10 के सुपर ह्यूमंस रैट आर्मी के सामने टिक नहीं पाते। रैट आर्मी उन सबको खींच खींच के इधर उधर ले जाने लगती है। कईयों को तो नोच नोच के खाने लगती है, और कईयों को तो वही टुकड़ों में तब्दील कर देती है। नजारा बहुत खौफनाक था। ज़ोंबीज की तरह इंसान रैट आर्मी का शिकार हो रहा था। पूशू, आइशिया और ली युआन हू रैट आर्मी से लड़ने लगते हैं। अपनी स्किल से रैट आर्मी को थोड़ा बहुत पीछे धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पूशू विंड ब्लेड्स यूज करके रैट्स को मार रही थी, वहीं ली युआन हू एनर्जी पंचेस से और आइशिया ब्लेड डांस से रैट्स का शिकार कर रहे थे। पर इन सब के कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ भी रैट आर्मी के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। जितने रैट्स को वो मारने लगते हैं, उनसे कई गुना रैट्स उनके सामने आने लगते हैं, चारों तरफ से उनको घेरने लगते हैं। वहीं दूर किंग जाओ खड़ा था, उन सब के स्किल्स को ऑब्जॉर्व कर रहा था। किंग जाओ के हिसाब से तो ज्यादातर सोल्जर्स बेकार थे, बस होली मेडन आइशिया, ओल्ड लेडी पूशू और ली युआन हू ही थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जहाँ पूशू इस अंडरग्राउंड पिट के बारे में सोच रही थी, रैट से लड़ लड़ के बाहर कैसे जाऊंगी बोल के सोच रही थी, तभी अचानक उसके सामने किंग जाओ आ जाता है और अपने सैंड मैनिपुलेशन स्किल से सैंड स्पीयर्स को पूशू के आर पार कर देता है। वहीं रैट एम्परर ली युआन हू के सामने आ जाता है। रैट एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो फास्ट ट्रांसेंडेंटल लेवल में जो था। देखा जाए तो ली युआन हू भी फास्ट ट्रांसेंडेंट लेवल में था, पर वो रैट एम्परर के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसके हर पंजों के अटैक से, उसके हर दांतों के अटैक से ली युआन हू घायल हो रहा था, दूर जा गिर रहा था। देख के तो लग रहा था कि कोई बिल्ली चूहे से खेल रहा था, पर इस सिचुएशन में रैट बिल्ली बना था और इंसान
चूहा बना था। ली यान हो और पूशो को घायल देख होली मेडन आयशिया अपने सारे होप खो देती है और किंग जाओ और रेड आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है और ऐसे ही अलायंस को डिस्टर्ब करने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ किंग जाओ अपना मिशन कंप्लीट करके जियो के पास लौट आया था और अपने साथ वो कुछ कैदियों को भी लेके आया था। किंग जाओ आयशिया द होली मेडन से जियो का इंट्रोडक्शन करवाता है। वैसे तो जियो शाओलिंग से होली मेडन के बारे में बहुत कुछ सुना था। 10 नेशन अलायंस के होली रिलीजन में बस 3 ही होली मेडन थी। शाओलिंग के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये होली मेडन्स ब्राह्मणिक रिलीजन को फॉलो करते हैं और उनका रिलीजियस ग्रुप इतना पावरफुल है कि खुद फेडरेशन भी उनसे डरता है। जियो आयशिया को देखते ही समझ जाता है कि वो आगे चल के बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि वो कोमा में रह के भी पावरफुल ऑरा रिलीज जो कर रही होती है। जियो तो आयशिया की फिगर को देख के भी इम्प्रेस हो जाता है, उस पे लट्टू हो जाता है और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए उतावला होने लगता है। आयशिया को अपना गुलाम बनाने के लिए जियो जैसे ही अपने ब्लड कोवेनेंट स्किल को यूज करता है, वैसे ही आयशिया की स्पिरिचुअल कोर के अंदर वो चला जाता है। सिर्फ उसके बॉडी को ही नहीं, उसकी सोल को भी अपने वश में कर लेता है। आयशिया का कंप्लीट कंट्रोल पा लेता है। आयशिया फास्ट ट्रांसेंडेंट लेवल की होती है और टैलेंट और स्किल्स उसमें भर भर की होती है। उसका फर्स्ट पैसिव स्किल था डेथ कंडेंसेशन स्किल, जिससे वो किसी की भी वीकनेस को जान सकती थी। उसका दूसरा स्किल था ब्लैक मैम्बा डांस, जिससे वो अपने दुश्मनों पे सांप की तरह टूट सकती थी, सांप की तरह इजीली स्ट्राइक कर सकती थी। आयशिया का तीसरा स्किल था हीलिंग, मतलब वो अपने आप को और अपने एलाइज को हील कर सकती थी, उनको रिकवर कर सकती थी। ये स्किल जियो के लिए बहुत काम में आने वाला था। जियो के बीस्ट आर्मी को बैटलफील्ड में हील करने के लिए आखिरकार कोई मिल ही गया था। आयशिया का चौथा स्किल था स्नेक वॉक। ये भी एक तरीके का पैसिव स्किल था, जिससे आयशिया के मूवमेंट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। आयशिया का पांचवा स्किल था स्नेक बाइट, जिससे वो किसी की भी डिफेंस को चीर के रख सकती थी। आयशिया का लास्ट स्किल था ब्लड कोवेनेंट स्किल। ये वो जियो से ही इनहेरिट की थी जब वो उसकी गुलाम बन गई थी। क्योंकि ब्लड कोवेनेंट स्किल का एक्चुअल मास्टर जियो था, इसीलिए आयशिया की हंटिंग से जियो टेम्पोररीली इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर सकता था। मतलब बिना कुछ किए भी आयशिया की हंटिंग से वो फायदे में रहने वाला था। इन रिटर्न आयशिया भी जियो के थोड़े बहुत स्किल बोरो कर सकती थी। जियो आयशिया की ये सब स्किल देख के बहुत खुश हो जाता है और आयशिया की स्किल्स को परखने के लिए, ब्लड कोवेनेंट स्किल को परखने के लिए जियो आयशिया को हंटिंग करने के लिए भेज देता है। हेलो व्यूअर्स, मेरे ज्यादातर घाव तो अभी ठीक हो गए हैं, इसीलिए वीडियोस आजकल बना पाऊंगा। वैसे आप लोगों से कुछ पूछा था, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक बेड रेस्ट में था, इसलिए मेरे डेथ किंग का सीरीज अब दूसरे यूट्यूबर्स अपलोड कर रहे हैं। इसलिए सोच रहा हूँ इस सीरीज को ड्रॉप कर दूं, क्योंकि अब उस सीरीज को अगर अपलोड करूं भी तो ज्यादातर व्यू आएंगे ही नहीं। प्लीज मुझे कुछ न्यू सीरीज सजेस्ट करो और कॉमेंट में बोलना कि जियो के टॉप 5 पावरफुल बीस्ट कौन है। बाय बाय। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन के जंगलों से, जहां आयशिया जियो की कमांड्स का पालन कर रही थी, शिकार कर रही थी और जियो को इवोल्यूशन पॉइंट्स दे रही थी। पर जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा था। एक क्रिएचर के मरने से जितना इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। और इन सब से जियो एक बात समझ जाता है, अगर उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए तो उसे खुद हंटिंग करना पड़ेगा। अपने मिनियंस की हंटिंग से उसे ज्यादा कुछ फायदा होने नहीं वाला है। जियो आयशिया के लिए दूसरा एक काम सोचता है। जियो आयशिया को ब्राह्मणिक होली टेंपल की ओर भेजने की सोचने लगता है। ब्राह्मणिक होली टेंपल 10 अलायंस नेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था और उन सब से इंफॉर्मेशन गैदर करने का ये एक सुनहरा मौका था। आयशिया आराम से अपनी ब्राह्मणिक रिलीजन होली टेंपल लौट सकती थी और जियो का एजेंट बन के वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जियो के पास ट्रांसफर कर सकती थी। वो शाओलिंग की तरह एक स्पाई बन सकती थी। पर इन सब में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। आयशिया फास्ट ट्रांसेंडेंट लेवल की जरूर थी, पर इतनी पावरफुल नहीं थी कि होली टेंपल के आर्मी को कंट्रोल कर सके, वहां अपना दबदबा बना सके। आयशिया को और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना बेहद जरूरी था और स्ट्रोंगर कैसे बनाया जाए जियो ये अच्छी तरह से जानता था। जियो आयशिया को फायर स्पिरिचुअल एलिमेंट का एक फूल देता है कि वही फूल था जो नाइन टेल फॉक्स लेने से मना कर दिया था। इस फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल फूल को खा के आयशिया स्ट्रोंगर बन सकती थी, ग्रो हो सकती थी। और अगर आयशिया इस स्पिरिचुअल फूल की पावर को ऑब्जर्व ना कर पाए, अपने आप को ढाल ना पाए, तो मर भी सकती थी। पर रिस्क तो लेना ही था। बिना मेहनत की कहाँ कभी किसी को कुछ मिलने वाला था। जैसे ही आयशिया उस फायर स्पिरिचुअल एलिमेंटल फूल को खाती है, उसकी पावर को ऑब्जर्व करती है, वैसे ही एक फायर पिलर आसमान को छू जाता है और देखते ही देखते आयशिया और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है और कुछ न्यू स्किल्स गेन कर लेती है। अब आयशिया फायर को भी मैनिपुलेट कर सकती थी, फायर को कंट्रोल कर सकती थी। जियो आयशिया की ये डेवलपमेंट से बहुत खुश होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आयशिया सेकेंड ट्रांसेंडेंटल लेवल में पहुंच जाएगी, जियो की आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी। जियो किंग जाओ से
भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसी की वजह से ही उसे आयशिया मिली है। जियो किंगजाओ और आयशिया को स्पिरिचुअल एसेंस के पूल की ओर भेज देता है। वहाँ जाके वहाँ रेस्ट करके अपने खोए हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश करने का कमांड उनको वो दे देता है। मिस्टी माउंटेन में ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जब जियो आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन में जाने की सोच ही रहा था कि उसे भूकंप महसूस होने लगता है, पर वो कोई भूकंप नहीं था। डीमनिक काउ की कल्टीवेशन पूरा होने का, उसकी इवोल्यूशन पूरा होने का संदेश था। देखते ही देखते डीमनिक काउ धरती को चीर के बाहर आता है। इस बार की इवोल्यूशन की वजह से डीमनिक काउ पूरी तरह से बदल चुका था। इंसानों की तरह वो दो पैरों पे अब चलने लगा था, एक माइनोटोर बन गया था। अब वो वाकई एक बुल डीमन बन गया था। बुल डीमन के ऐसे इवोल्यूशन से जियो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के मारे वो बुल डीमन के इवोल्यूशन ट्रेड्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि बुल डीमन कल्टीवेशन करते वक्त बस अपने मास्टर के बारे में सोच रहा था, अपने मास्टर के लिए बैटल में काम आने के बारे में सोच रहा था, वेपन यूज करने के बारे में सोच रहा था। और उसी चाह की वजह से डीमनिक काउ बुल डीमन में चेंज हो गया, ह्यूमनॉइड फॉर्म पा लिया। बुल डीमन अब तो सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच गया होता है और वो अपने मास्टर से एक वेपन मांग रहा होता है, जिसे सुन जियो अपने ब्रांचेस से बुल डीमन के लिए एक वेपन बनाता है। और वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं, डिवाइन वेपन होता है जिसका नाम मैग्मा बैटल एक्स होता है। राइज ऑफ द डीमन बुल के बाद अब टाइम आ चुका था जियो के नॉर्दर्न रीजन में जाने का, स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड्स की गुफाओं में जाने का। इसलिए वो बुल डीमन को मिस्टी माउंटेन का एरिया गार्डियन बना देता है। उसकी मौजूदगी में मिस्टी माउंटेन को ध्यान रखने का जिम्मेदारी बुल डीमन को वो सौंप देता है। ऐसे ही बुल डीमन की निगरानी में मिस्टी माउंटेन का दिन बीतता जाता है। 3 दिन बाद आयशिया ब्राह्मणिक रिलीजन टेम्पल में लौट जाती है और उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फेडरेशन और 10 नेशन अलायंस का समझौता टूट जाता है। ह्यूमन फोर्स बढ़ जाते हैं, एक पावरफुल फोर्स बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। जहाँ एक और जियो नाइनटेल फॉक्स के साथ आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन की ओर बढ़ रहा था, सामने आने वाले हर एक बीस्ट को अपने रूट्स के साथ खत्म करते जा रहा था, इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करते जा रहा था, एक अनस्टॉपेबल जगरनॉट बन गया था। वहीं दूसरी ओर बुल डीमन दूसरे बीस्ट के साथ मिलकर मिस्टी माउंटेन की प्रोटेक्शन में लग गया था, अपने मास्टर के हर एक कमांड को निभा रहा था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और जियो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन के पास पहुंच जाता है और वहां जियो का स्वागत व्हाइट स्नेक करती है और व्हाइट स्नेक के साथ पैंडा भी होता है। दोनों के दोनों आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन में कल्टीवेशन कर रहे थे। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करके अपने आप को डेवलप कर रहे थे और वो डेवलप भी हुए थे, क्योंकि व्हाइट स्नेक को देखते ही जियो समझ जाता है कि व्हाइट स्नेक रिसेंटली स्ट्रॉन्गर बनी है, क्योंकि उसके बॉडी से पावरफुल ऑरा निकल जो रहा होता है। जियो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने रूट्स को स्टोन माइन के अंदर फैला देता है। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करने लगता है, आइस एट्रीब्यूट्स को अपने बॉडी में समाने लगता है। कल्टीवेशन के इस प्रोसेस में वो अकेला नहीं होता, अपने फायर एट्रीब्यूट्स के ब्रांचेस में वो नाइनटेल फॉक्स को कल्टीवेशन करने के लिए बोल देता है और आइस एट्रीब्यूट्स के ब्रांचेस में वो व्हाइट स्नेक और पैंडा को कल्टीवेशन करने के लिए बोल देता है। मतलब चारों के चारों कल्टीवेशन करने लगते हैं और ज्यादा पावरफुल होने के प्रोसेस में लग पड़ते हैं। इस प्रोसेस में दिन बीतते जाते हैं और बर्फीली तूफान की वजह से आसपास के कोस्टल एरिया जम जाते हैं और उसी जमे हुए समंदर में जियो के रूट्स हंटिंग कर रहे होते हैं, मछलियों और दूसरे सी बीस्ट का शिकार कर रहे होते हैं। लगातार कल्टीवेशन की वजह से जियो का स्पिरिचुअल वैल्यू 5.5 मिलियन तक पहुंच चुका होता है। वो धीरे धीरे पावरफुल जो हो रहा होता है और तो और वो कोस्टल एरिया में शिकार करके 4.5 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स भी जमा कर चुका होता है। जियो कोस्टल एरिया में जरूर शिकार कर रहा था, पर अपने रूट्स को वो समंदर की गहराई में कभी नहीं लिया था, क्योंकि समंदर की गहराई में अनचाहा खतरा मंडरा जो रहा था। क्योंकि काफी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो चुके थे, इसीलिए जियो अपने शाखा रूट्स को 3 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके इवॉल्व करता है, अपने शाखा रूट्स को भी स्ट्रॉन्गर बनाने लगता है। यूं तो जियो के मेन रूट्स भी बहुत पावरफुल बन चुके थे और अब तो उसके शाखा रूट्स भी लाइन में आ चुके थे। जियो धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन रहा था। शायद किसी न किसी दिन वो गॉड ट्री में जरूर ट्रांसफॉर्म हो सकता था, किसी पता शायद वो इंसानों जैसा फिगर भी पा सकता था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ बुल डीमन की निगरानी में कुछ गड़बड़ हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वुल्फ कब, ओरोची और बिग ईयर गायब हो गए थे और अपने पीछे वो खून के निशान छोड़ गए थे। वुल्फ कव, बिग ईयर और ओरोची लैंगफेंग के नर्सरी के छोटे छोटे बीस्ट थे और उनमें से सबसे स्पेशल तो ओरोची था, जो फ्यूचर में 8 हेडेड स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, एक लीजेंडरी बीस्ट बन सकता था। खून के धब्बों को देखते ही बुल डीमन गुर्राने लगता है, दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से पूरा मिस्टी माउंटेन गूंजने लगता है। सारे बीस्ट वहाँ जमा होने लगते हैं और खून की स्मेल के बारे में बुल डीमन से पूछने लगते हैं। बुल डीमन सिचुएशन के बारे में सबको समझा देता है और थोड़ा
छानबीन के बाद उनको बिग ईयर का अधमरी बॉडी मिलता है। सिचुएशन जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल बन गया था, क्योंकि हवा में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को ह्यूमंस की मौजूदगी का आहट जो मिल गया था। इंसान फिर से मिस्टी माउंटेन में घुस आए थे और छोटे छोटे बीस्ट को अपना शिकार बना के गए थे। जल्द ही और एक वार होने वाला था। जो भी ह्यूमन सिटी इस क्राइम में अपने आप को शामिल किया था वो मिट्टी में मिल जाने वाला था। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ ट्रबल आ गया था, मुसीबत आ गया था। बुल डीमन की नाक के नीचे से इंसान आके छोटे छोटे बीस्ट को किडनैप कर लिए थे। शायद इंसान उन बीस्ट की अहमियत को समझ लिए थे और उनको अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना के उनको फ्यूचर में यूज करने वाले थे। मिस्टी माउंटेन में चारों तरफ खौफ का माहौल छा जाता है। जो एक काम उनको उनके मास्टर ने दिया था उस काम में वो लोग फेल जो हुए होते हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उन तीनों बीस्ट को जीव बहुत ज्यादा पसंद करता था। यहाँ लापरवाही बस बुल डीमन का नहीं था, सारे के सारे बीस्ट का था। पर लैंग फैंग अपने आप को दोषी मानने लगता है, क्योंकि उसी ने ही उन छोटे छोटे बीस्ट को नर्सरी से बाहर निकाल के खेलने कूदने को आजादी दे दिया था, बुल डीमन के संरक्षण में छोड़ दिया था। देखते ही देखते लैंग फैंग और बुल डीमन झगड़ने लगते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का उंगली दिखा के एक दूसरे को वो इल्जाम लगाने लगते हैं। पर क्यानकिन उन सबको शांत करती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पे सबका ध्यान लगाती है। छोटे छोटे बीस्ट की सुरक्षा पे सबका ध्यान लगाती है। सारे के सारे बीस्ट आग बबूले हो रहे होते हैं और अपने परिवार को फिर से पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। विंड वुल्फ किंग अपने सारे वुल्फ्स के साथ चारों तरफ फैल जाता है। वल्चर्स और पेरिग्रिन फल्कन आसमान में मंडराने लगते हैं, पर फिर भी इंसानों का कहीं भी अता पता नहीं पाते हैं। यहाँ दुश्मन मतलब इंसान फुली प्रिपरेशन करके आए होते हैं, इसीलिए तो वो अपने प्रेजेंस को वो सारे के सारे बीस्ट से छिपा पा रहे होते हैं। टाइम रेत की तरफ फिसल रहा होता है और टाइम पे उन छोटे छोटे बीस्ट को अगर ना ढूंढा जाए तो वो भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सब कुछ देख के सब कुछ समझ के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने एक इनेट स्किल को यूज करता है, एक्सट्रीम ट्रैकिंग को यूज करता है। वो एक ही बार में पूरे मिस्टी माउंटेन को अपने ट्रैकिंग स्किल से कवर कर देता है और भागते हुए इंसानों को ढूंढ के निकालता है। लोकेशन पाते ही बुल डीमन गुर्राने लगता है और लैंग फैंग को एक प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस की वो सारे बीस्ट को मिस्टी माउंटेन में सुरक्षित लेके आएगा और जरूरत पड़ी तो अपनी जान को भी कुर्बान कर देगा। सीन शिफ्ट होता है इंसानों के पास, जो कुछ बीस्ट को चुरा के जंगल से भाग रहे होते हैं। वो एक्चुअली मर्सिनरीज होते हैं जो पैसे लेके ऐसे घिनौने काम करते हैं। इस बार उनको ओरोची बोल के बीस्ट को लाने का सुपारी मिला था। ओरोची फिलहाल के लिए तो 3 हेडेड स्नेक था, पर फ्यूचर में वो 8 सरों वाला स्नेक बन सकता था, इंसानों का हथियार बन सकता था। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो मर्सिनरीज सकूरा कंट्री की ओर जा रहे थे, पर वो सन सिटी होके सकूरा कंट्री जाने वाले थे। मतलब वो सन सिटी को बेकार ही इस झमेले में खींचने वाले थे। सन सिटी और बीस्ट आर्मी के बीच लड़ाई क्रिएट करने वाले थे। सन सिटी उन 10 सिटीज में से एक था जो तबाही के बाद अपने आप को रीबिल्ड किया था। सन सिटी को लेवल 2 के ट्रांसेंडेंटल एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे थे और सन सिटी की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी 30,000 के आसपास थे। हमें यहाँ पे लुई शेंग के भी बारे में पता चलता है, जो सकूरा कंट्री से फेडरेशन आया होता है और वही अपने मास्टर के कमांड से मर्सिनरीज को ये सब करने के लिए सुपारी दिया होता है। मर्सिनरीज की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो मिस्टी माउंटेन से डिसअपॉइंट हुए थे। जितना पावरफुल बीस्ट वहाँ पे मिलेगा बोल के वो सुने थे, उतने पावरफुल बीस्ट मिस्टी माउंटेन में उनको मिले नहीं थे। पर आते समय उनको गूस बम्स जरूर हो रहा था। लग रहा था जैसे अचानक जंगल के अंदर से पावरफुल बीस्ट उभर के आया था। उनको कहाँ पता था कि वो मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार दिए हैं, सोते हुए ड्रैगन्स को जगा दिए हैं। पर जल्द ही उन सबको ये सब पता चलने वाला था। उनकी होशो आवाज उड़ने जो वाला था। जैसे ही सन सिटी की ओर मर्सिनरीज बढ़ रहे होते हैं, उनको भूकंप महसूस होने लगता है। धरती कांपने लगती है और आसमान पंछियों की परछाई से काली पड़ जाती है। और इन सब के साथ मिस्टी माउंटेन के जंगल से बीस्ट आर्मी के साथ बुल डीमन बाहर आता है। सन सिटी में अलर्ट जारी हो जाता है। वार्निंग सिग्नल जोर जोर से बजने लगता है। फेस 1 का इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है। आर्मर्ड व्हीकल्स बाहर आ जाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से आर्टिलरीज और टैंक्स आने लगते हैं। सुपर ह्यूमंस डिफेंस में लग जाते हैं। ग्रेट वॉल के हर एक कोने में सुपर ह्यूमन सोल्जर्स बैठ के अपना निशाना बीस्ट आर्मी की ओर करने लगते हैं। सन सिटी को गार्ड कर रहा था नाई युआन। नाई युआन सेकंड ट्रांसेंड लेवल का सुपर ह्यूमन था और वो सकूरा कंट्री के प्लान से वाकिफ भी था। और उस प्लान से नाई युआन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अगर उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया, 8 हेडेड स्नेक का पावर उनको अगर मिल गया, तो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ये अच्छी खबर था। नाई युआन डीमोनिक ट्री के बारे में सुन रखा था और उसके डिस्ट्रक्टिव पावर से वो बेखबर नहीं था। पर अगर डीमोनिक ट्री को छोड़ दिया जाए तो दूसरे बीस्ट को हरा पाऊंगा बोल के नाई युआन को कुछ ज्यादा ही घमंड था। पर उसका घमंड चूर चूर हो जाता है जैसे ही वो अपने सामने एक डीमन को देखता है, एक राक्षस को देखता है। जिन भयानक बीस्ट के बारे में वो कहानियों में सुना था, ऐसा ही एक खतरनाक बीस्ट अब उसके सामने था, जो इंसानों की तरह जरूर दिख रहा था, पर वो इंसान नहीं था। एक माइनोटोर था, एक बुल डीमन था।
बुल डीमन गुर्राने लगता है और उन छोटे छोटे बीस्ट को उनके हवाले करने को वो ऑर्डर देने लगता है। पर जैसे ही नाई युआन भोला भाला बनने का नाटक करता है, वैसे ही बुल डीमन गुस्से से बौखला जाता है और अपने एक ही बैटल एक्स के वार से नाई युआन को 200 मीटर दूर फेंक देता है। वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से धरती में दरार पड़ गया था और नाई युआन खून की उल्टी करने लगा था। ये सीन देख सन सिटी के सोल्जर्स को विश्वास नहीं हो रहा था। जो कमांडर उनका सेकंड ट्रांसेंड लेवल का था, जो पूरे सन सिटी के डिफेंस को लीड कर रहा था, वही नाई युआन माइनोटोर के एक ही अटैक से इतना दूर गिर गया था। पर अभी उनका सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था, अब तो और भी बहुत कुछ आना बाकी था। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा, बोल के बुल डीमन बैटल को शुरू कर देता है और देखते ही देखते जंगल के अंदर से जजेंटिक खूंखार बीस्ट सामने आ जाते हैं। और वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं होते, ऐसे खौफनाक बीस्ट होते हैं कि अपनी मौजूदगी से ही चारों तरफ फियर क्रिएट कर रहे होते हैं, डर का माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं। नाई युआन उनको देखते ही समझ गया था कि इनसे लड़के जीतना नामुमकिन था, इसीलिए वो बातचीत से प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता है। पर बुल डीमन तो रेज में था, गुस्से में था, वो नाई युआन की बातें कहाँ सुनने वाला था। नाई युआन बार बार समझौते की बात करने लगता है, बीस्ट आर्मी और इंसानों के बीच शांति प्रस्ताव हुआ है बोल के वो बुल डीमन को समझाने लगता है। पर तभी दूर किसी बिल्डिंग से विंड वुल्फ पे कोई स्नाइपिंग कर देता है और ऐसे ही जंग की शुरुआत वो कर देता है। स्नाइपर का कुछ अलग ही मकसद था, शायद वो जंग ही चाहता था और वो अपने मकसद में सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि अब बुल डीमन खुलेआम बैटल को शुरू जो कर दिया था। नाई युआन चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, मेरे आदमियों ने फायर नहीं किया है बोल के वो बुल डीमन को समझाने लगता है। पर अभी बहुत देर हो गया होता है। बीस्ट आर्मी फुल फोर्स में सन सिटी की दीवार की ओर मार्च करने लगते हैं। वल्चर्स आसमान में छा जाते हैं और फीनिक्स चिड़िया की तरह अपने आप को आग की लपटों में घेर लेते हैं और देखते ही देखते ग्रेट वॉल पे ठहरे सोल्जर्स पे आग के गोले बरसने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल आग के गोले नहीं थे, ये तो वल्चर्स के मीटोराइट क्विल थे जो लैंड होते ही एक्सप्लोड होने वाले थे। सोल्जर्स जलती हुई अंगारों से अपने आप को संभाले ही थे कि बुल डीमन के कमांड पे पेरेग्रिन फॉल्कन्स आ जाते हैं और अपनी जोरदार स्पीड से ग्रेट वॉल को चकनाचूर कर देते हैं। सीन स्टार्ट होता है सन सिटी से, जहां ब्लैक आर्मर कॉर्प्स तैनात थे। सन सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट लीजन तैनात थे। ब्लैक आर्मर कॉर्प्स के हर एक सोल्जर फर्स्ट ट्रांसेंडेंट लेवल का था और उनमें से सबसे कमजोर लेवल 8 का था। ये लोग इतनी बड़ी बीस्ट आर्मी को देख ओपन फायर करने लगे थे, गोलियों की बौछार से बीस्ट आर्मी को घेरने लगे थे। पर जैसा वो लोग सोचे थे वैसा हुआ नहीं था। कहीं से एक माइनोटोर आके उनके कमांडर को घायल कर दिया था और उसी माइनोटोर के कमांड से वल्चर्स और पेरेग्रिन फॉल्कन बेरहमी से इंसानों पे टूट पड़ रहे थे, आग के गोले बरसा रहे थे और डिफेंस लाइन को चकनाचूर कर रहे थे। पेरेग्रिन फॉल्कन्स के डिस्ट्रक्टिव पावर को रोकने के लिए एक ट्रांसेंडेंट सोल्जर जरूर उन पे कूदता है, उनको अपने तलवार से चीर देने के लिए आगे बढ़ता है। पर पेरेग्रिन फॉल्कन्स का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि ऐन वक्त पे वहाँ व्हाइट टाइगर आ जाता है और अपने पंखों से आने वाले अटैक को ब्लॉक कर देता है। व्हाइट टाइगर पेरेग्रिन फॉल्कन्स को प्रोटेक्ट तो करता है, उसके साथ साथ वो उस ट्रांसेंडेंट सोल्जर को पछाड़ भी देता है। अपने जजेंटिक विंग के एक ही वार से उस ट्रांसेंडेंट सोल्जर को धराशाही कर देता है। इसी बीच सोल्जर्स गैदर होने लगे थे और जमा हो की बीस्ट आर्मी पे आर्टिलरी से हमला करने लगे थे। गोलियों की बौछार फिर से शुरू कर दिए थे, पर अचानक अपने अटैक को वो रोक लेते हैं और किसी और चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। कोई चीज उनके पास अचानक आ गया था और एक एक करके उनको कच्चा चबाने लगा था। बीस्ट आर्मी से डायनासोर कूद के इंसानों के पास चला गया था। दीवार पे चल चल के इंसानों को वो ग्रास करने लगा था, खाने लगा था। एक टायरानोसोरस रेक्स से वो लोग अपने आप को संभाल ही रहे थे कि वहाँ हनीपोट बैजर आ जाता है और अपनी नुकीली पंजों से इंसानों को वो घायल कर देता है। हनीपोट बैजर को रोकने के लिए, उससे टक्कर लेने के लिए दो सुपर ह्यूमंस अपने तलवार के साथ जरूर वहाँ आते हैं, पर हनीपोट बैजर से वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक खा के वहीं धराशाही हो जाते हैं। हनीपोट बैजर इवॉल्व होते होते हंटिंग करते करते अब बहुत पावरफुल हो गया था। अपने इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से और अपने थंडरबोल्ट के शॉक से वो किसी को भी चुटकियों में मार सकता था। वैसे तो गोल्डन मंकी भी पीछे नहीं था, अपने डंडे से मार मार के वो सुपर ह्यूमंस को बेहाल कर रहा था। विंड वुल्फ्स, जायंट स्पाइडर, जायंट आंट्स सब बैटलफील्ड में आ गए थे और उनके पैरों के नीचे इंसान कुचले जा रहे थे। अब बीस्ट की आर्मी को रोकने के लिए हेवी आर्मरिस लाया जाता है, पर उन हेवी आर्मरिस को लॉन्च करने से पहले ही वल्चर्स के द्वारा उनको तबाह कर दिया जाता है। अचानक बैटलफील्ड में जजेंटिक स्नेक्स आने लगते हैं और इंसानों को एक एक करके निगलने लगते हैं। ऐसे हॉरिफाइंग सीन देख के नाई युआन दंग रह गया था। उसी के सामने ही उसके यूनिट बीस्ट के द्वारा खाया जो जा रहा था। नाई युआन तभी बुल डीमन के गर्जन से, उसके दहाड़ से होश में आता है। बुल डीमन को देख नाई युआन गुस्से से बौखला जाता है और अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से बुल डीमन पे हमला कर देता है। पर उस स्वॉर्ड को, नाई युआन के स्वॉर्ड को बुल डीमन इजीली अपने हाथों से ही रोक लेता है और नाई युआन को दूर फेंक के बुल डीमन बोलने लगता है कि वो भी एक
एक लिविंग क्रिएचर है, उसे भी दर्द होता है, पर इंसान बिना जाने बिना समझे बीस्ट पे हमला किए जा रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं। बुल डीमन गुस्से से वॉर क्राई देने लगता है, अपने गर्जन से सारे के सारे बीस्ट को बफ करने लगता है, एनकरेज करने लगता है। वहीं बीस्ट कुछ भी बोले, इंसान कहाँ सुधरने वाले थे, इसीलिए अपने आदत से मजबूर नाईवान भी बुल डीमन पे फिर से हमला कर देता है। अपने मोस्ट पावरफुल अटैक डेजर्ट ग्लेल से हमला करता है, पर ये वार भी खाली ही जाता है, क्योंकि बुल डीमन अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन को एक्टिवेट कर दिया था और डेजर्ट गेल स्किल को धरती की ग्रेविटी से जमीन में समा दिया था। अब बारी बुल डीमन की हमला करने का था और उसके एक ही बैटल एक्स के वार से नाईवान का मेरिडियन टूट के बिखर गया था। ऐसे वार के बाद वो जिंदा था, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात था। वहीं सन सिटी के अंदर हंगामा हो रहा था, पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा था, पर ये पकड़ा पकड़ी बीस्ट और ह्यूमंस के बीच नहीं, फेडरेशन और सकुरा कंट्री के बीच चल रहा था, जहाँ लुई शैंग को ओरोची मिल गया था, फ्यूचर का 8 हेडेड स्नेक मिल गया था और वो ओरोची को वो सकुरा कंट्री जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहता था। वहीं फेडरेशन अपना टांग बीच में अड़ाने लगा था, क्योंकि ओरोची जैसे स्नेक को वो खुद लेना जो चाहता था। लुई शैंग पहले से ही जानता था कि फेडरेशन ऐसा कुछ जरूर करने वाला है, इसीलिए वो फुल प्रिपेयर होके आया था, अपने साथियों को साथ लेके आया था और उसके साथियों में एल्डर यंग होंग भी थे, जो कल्टीवेशन में महारत पा रहे थे। फेडरेशन और सकुरा सिटी आपस में जूझने ही वाले थे कि वहाँ एक एक्सप्लोजन हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, धुएं के अंदर से जड़ें निकलने लगते हैं और एक एक करके इंसानों को वो खींच के लेके जाने लगते हैं। कुछ को तो पेड़ की टहनियां वही मार देते हैं। ऐसे नजारे से सब लोग शौक में आ गए थे और उनके शौक को और ज्यादा बढ़ाते हुए धुएं के अंदर से क्यानकिन बाहर आती है और अपने लहराते हुए वाइन से इंसानों को फिर से जकड़ने लगती है। वहीं किंगजाओ और गोल्डन आंट भी पहुंच गया था और बीस्ट आर्मी की पावर को सबको वो दिखाने लगा था। ज्यादातर सोल्जर्स को किंगजाओ अपने रेत से निकल लेता है, सबको धरती में समा लेता है। फेडरेशन के कैप्टन को गोल्डन आंट बिहेड कर देता है, उसके सर को वही काट देता है। मौके का फायदा उठा के लुई शियांग बेबी ओरोची और व्हाइट वुल्फ के साथ वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करने लगता है। उसे क्यानकिन रोकने की कोशिश तो करती है पर रोक नहीं पाती है, क्योंकि बीच में एल्डर यांग होंग आ जाता है और क्यानकिन से खुद लड़ने लगता है। किसी तरह क्यानकिन एल्डर यांग होंग को हरा तो देती है, पर उस वक्त तक लुई शियांग बेबी बीस्ट के साथ बहुत दूर चला गया था, इसीलिए क्यानकिन गोल्डन आंट को उसके पीछे भेज देती है और खुद बचे हुए सुपर ह्यूमंस को वो मारने लगती है। सीन शिफ्ट होता है सन सिटी की बाउंड्री के पास, जहाँ दीवार अब पूरी तरह से तबाह हो गया था और दीवार को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को रोकने के लिए ह्यूमंस टैंक के साथ जरूर आए थे, पर उन टैंक्स को टायरानोसोरस रेक्स अपने ड्रैगन फ्लेम से जला दिया था। हाँ, ये डायनासोर ड्रैगन फ्लेम ब्रीथ कर सकता था, शायद डायनासोर होते होते वो ड्रैगन के जीन्स भी कैरी कर रहा था। सन सिटी की आर्मी, सन सिटी के सोल्जर्स अब डिस्पेयर स्टेट में आ चुके थे, मतलब जीतने की उम्मीद वो पूरी तरह से खो दिए थे। उनका कैप्टन उनके सामने ही बेहोश पड़ा था, उनका ग्रेट वॉल अब टूट के बिखर गया था। शहर में बीस्ट घूम रहे थे और इंसानों को वो निगल रहे थे। दूसरी तरफ शहर के अंदर लुई शियांग का पीछा गोल्डन आंट कर रहा था, पर वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है, जैसे कि वो किसी से घबरा रहा था। कम से कम लुई शियांग को तो ऐसा ही लग रहा था। उसका डाउट कंफर्मेशन में बदल जाता है जब वो शाओलिंग को मिलता है। लुई शियांग को लगने लगता है कि रीइंफोर्समेंट आ चुका है और शाओलिंग को देख के ही शाओलिंग से घबरा के गोल्डन आंट पास नहीं आ रहा है, पर लुई शियांग की सारी उम्मीदें टूट जाता है जब शाओलिंग लुई शियांग पे ही हमला कर देती है। लुई शियांग को हवा में लटका के उसे जला देती है। मरते मरते लुई शियांग को शाओलिंग एक बात जरूर बताती है कि उसका पिता जियू द डिमोनिक ट्री है और जो कोई भी जियू के बीस्ट आर्मी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा उन सबको वो ऐसे ही मार देने वाली है। शाओलिंग बेबी ओरोची और व्हाइट वुल्फ को रेस्क्यू कर लेती है और गोल्डन आंट को सबके साथ वहाँ से जल्दी जाने को बोलती है, क्योंकि वहाँ जल्द ही रीइंफोर्समेंट आने वाला था। फेडरेशन की आर्मी का एक टुकड़ी आने वाला था। वहाँ कुछ ऐसे सोल्जर्स आने वाले थे जिनसे शाओलिंग भी उलझना नहीं चाहती थी। खबर पाते ही पेरिजिन फाल्कन न्यूज को चारों तरफ फैला देता है। सारे के सारे बीस्ट जंगल की ओर रिट्रीट करने लगते हैं, पर किंगजाओ ऐसा नहीं चाहता था। उसके मुताबिक सारे के सारे बीस्ट इजीली सिटी को कॉन्कोर कर सकते थे, पर शाओलिंग के ऑर्डर के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए सारे के सारे बीस्ट को मिस्टी माउंटेन में वो लौट जाने देता है, पर उत्सुकता के कारण वो सन सिटी के बाहर पेड़ पौधों के बीच छिप के सन सिटी पे नजर रखने लगता है। जैसा शाओलिंग बोली थी वैसा ही होता है। जायंट पांडा पे सवार होके कुछ नाइट्स आते हैं और वो कुछ नॉर्मल नाइट्स नहीं थे, हर एक नाइट सेकंड ट्रांसेंडेंट लेवल की थी।